हेलो मेरे बिहार के बहादुरों, क्या हालचाल, कैसन बा। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर्स बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो मेरे बिहार के मेरे वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छात्र छात्र हैं जो इस साल 10वीं का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए मेरे भाई बिहार ने क्या किया, एक मॉडल पेपर निकाला जिसका संपूर्ण हल लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जब मेरे भाई मैं यहाँ पर संपूर्ण की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा उसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी मैं कवर कराने वाला हूं, और इसके साथ साथ जो आपके सब्जेक्टिव हैं, चाहे वो आपके इतिहास से हो, चाहे भूगोल से हो, चाहे वो आपके नागरिक शास्त्र से हो, या तुम्हारे मेरे भाई अर्थशास्त्र से हो, सबको मैं आज यहाँ कवर कराऊंगा और बताऊंगा कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है ना। तो मेरे भाई आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये पूरी क्लास आज सिर्फ आप लोग के लिए है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, है ना, उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि इससे और कौन कौन से क्वेश्चन इस साल बनने के चांसेस हैं, उसको पूरा ध्यान रखना। और मेरे भाई बिल्कुल भी आप लोग को लापरवाही नहीं करनी है। ये मॉडल पेपर अगर आया है तो ये इस बात का द्योतक है कि इस बार आपको 20 तारीख को फोड़ करके आना है, बिहार में अपना परचम लहरा करके आना है। और इस साल मेरे भाई आपको क्या करना है, अपने नाम के आगे टॉपर भी लिखवाना है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं भाई क्या करता हूं, आप लोग को झलक दिखा देता हूं आपके पेपर की। भाई कुछ ऐसा पेपर उन्होंने क्या क्या रिलीज किया है ना 10वीं के लिए, है ना, कुछ ऐसा पेपर मेरे भाई क्या क्या तो उन्होंने रिलीज किया आपके 10वीं के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कंडीशन है जिसको पढ़ लिया करिए, कुछ बातें लिखी गई हैं। जैसे भैया आप लोग को पेपर के लिए मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट, बहुत है यार, बहुत इनफ है ना। 2 घंटा 45 मिनट मेरे भाई बहुत इनफ है। टोटल मेरे भाई आपका क्या होगा, 80 मार्क्स का पूर्णांक होगा। सबको पता है वाली बात, कोई नई बात नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन मेरे भाई यहां पर इन्होंने जो कुछ इंस्ट्रक्शन दी ना उसको जरूर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए भाई उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, जो आप लोग लिखेंगे, है ना, जो आप लोग लिखेंगे उसके लिए बताया गया है। फिर भैया दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट किए गए कि भैया कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, वहां पर लिखा गया होगा। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। मतलब 15 मिनट आपके पास ऐसे हैं जिसमें आप पूरा पेपर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। असली छात्र वही होता है, टॉपर छात्र वही होता है जो एक एक समय को क्या करता है मेरे भाई, तो यूटिलाइज करता है। एक एक प्रश्न को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, ताकि दिक्कत आप लोग को फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अब देखिए सीधी बात कि भैया आपके पेपर में 2 खंड होंगे। आपके पेपर में 2 खंड होने वाले हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ और खंड बा। खंड आ मेरे भाई किसके लिए मेरे भाई, तो खंड आ आपके लिए मेरे भाई किसके लिए है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, या इसी को आप लोग बोलते हैं एमसीक्यू, या इसी को मेरे भाई आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है। टोटल मेरे भाई आपके 80 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से आपको 40 बनाने होंगे। 80 दिए होंगे मेरे भाई, उसमें से आपको 40 बनाने होंगे, और 1 नंबर उसका दिया होगा, 1 नंबर उसका दिया होगा। ठीक है, आपको एक ओएमआर दी जाएगी जिस पर आपको सही विकल्प भरने हैं काले या नीले बॉल पेन से। या तो मेरे भाई नीले बॉल पेन का इस्तेमाल करिएगा एग्जाम में, या फिर मेरे भाई आप लोग क्या करिएगा, गोला भरने के लिए, है ना, गोला भरने के लिए काली वाली पेन का इस्तेमाल करिएगा। हरी और लाल वगैरह का यूज मत करिएगा, नंबर वा कट जाएगा, है ना, फिर रोएंगे वहां पर जाकर के। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई भैया कि व्हाइटनर का या ब्लेड नाखून का प्रयोग आपको ओएमआर पर नहीं करना है, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, बुद्धिमानी करिएगा। पहली बात तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। अगर जो भी क्वेश्चन आपने भर दिया उसके साथ छेड़खानी मत करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उसी में ऐसे करने लगते हैं, है ना, ऐसे करने लगते हैं, है ना, तो मामला गड़बड़ा जाता है फिर, है ना इसके नंबर मिलते हैं ना किसी और के नंबर मिलते हैं। तो एक बार जो आप लोग ने भर दिया उस पर भरोसा रखना, बाकी राधे राधे, है ना, अच्छा ही होगा। क्लियर है, चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भैया खंड बा। खंड बा मेरे मतलब कि सब्जेक्टिव वाला, है ना, सब्जेक्टिव। खंड बा मेरे भाई क्या, सब्जेक्टिव। इसमें आपको लिखना है ना, लिखना है, एक एक चीज लिखनी है। ऐसा लिखवा दूंगा मैं कि इस बार जाके पेपर दे करके आना और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना। कोई तुम्हारा नंबर काट ले बताना, हिम्मत नहीं किसी की कि तुम्हारा कोई नंबर काट ले, बस मैं जैसे बताऊंगा वैसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक भैया, तो भैया इतिहास में आपके 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वैसे ही अर्थशास्त्र में आपके 4 लघु होंगे जिसमें से आपको 2 के उत्तर देने हैं। फिर वापस से ज्योग्राफी में आपके 6 लघु हो जाएंगे जिसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्या समझे, इतिहास भूगोल में 6 क्वेश्चन है, 3-3 उत्तर देना है। नागरिक शास्त्र में और अर्थशास्त्र में 4-4 क्वेश्चन, 2 का आपको उत्तर देना है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया हैरी।
आपदा प्रबंधन जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें 4 लघु है जिसमें कि आपको 2 का उत्तर देना है। क्लियर है? अब यहां पर बोला गया इसके अतिरिक्त, मतलब इन सारे काम के अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 13, 14, 19, 20, 27, 28। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल में प्रत्येक एक एक दीर्घ का आपको उत्तर देना है। बस काम खत्म। समझ गए? लघु का समझ गए, वैसे ही आपका दीर्घ है। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है कि एग्जामिनर आपको एकदम क्लियरली बता रहा है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग के हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कौन सा? 7, 8, 13, 14, 19, 20, 27 और 28, है ना? इनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 4 नंबर लेके चले जाना है। मतलब 4 नंबर आपको मिलेगा लॉन्ग में, है ना? और भैया 2 नंबर आपको किसमें मिलने वाला है? तो शॉर्ट में, है ना? ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने दिया रखा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारा इंस्ट्रक्शन है जो कि आप लोग को फॉलो करना है, जो कि आप लोग को फॉलो करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके मत जाइएगा। नहीं पता चला कैलकुलेटर लेके चले जा रहे हैं, ईयरबड्स लेके चले जा रहे हैं, है ना? तुम बिहार के हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ में आया? तो ऐसा कोई काम मत करना, नहीं नंबर और कट जाएगा, पेपर से बाहर निकाल देते भैया, हमने तो ये भी देखा है। क्लियर है? चलिए, अब भैया ये आपके टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपके मेरे भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना? इसी को हम लोग कहते हैं एमसीक्यू वाले प्रश्न, है ना? ऑब्जेक्टिव, ये मेरे भाई आपके क्या है मेरे भाई? आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना? इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लो, इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लो, इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लो। सेम प्रश्न है जो तुमसे पूछा जाएगा ना, पूरा देख लो। ये तुम्हारा पूरा पेपर है, ठीक है? तुम्हारा पूरा पेपर है। अब मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सब कुछ मैं लेके आऊँ स्लाइड पे, मैं आपको वहाँ पर स्लाइड पे इसको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हट जाएगा। स्लाइड में क्या होगा, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, आप उसको आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है भैया? ये आपका पूरा प्रश्न है, एक बार पूरा देख लो। दिखा देता हूँ, नहीं आप कहीं कि सर जी आपने कहाँ दिखाया, है ना? तुम बड़े वीआईपी टाइप के आदमी ना। ये देखो, ये तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है? तुम्हारा सब कुछ देख लो इसको, ठीक है? सारे तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आज भैया लॉन्ग वाला जगह दिखा दी इनको थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ तुम्हारा आ जाता है क्या, सारे क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर है? चलो, अब तो देख ही ली होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, देख लिया ना? बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, नोट पे आते हैं, और भैया अपने एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको इस साल बोर्ड में पूछा जाने वाला है। क्लियर है? चलो, तो भैया पहला वाला क्वेश्चन ये रहा। सारे इंस्ट्रक्शन जो वहां पर लिखे थे यहाँ पर दिया गया। पूर्णांक आपका 80 नंबर का होगा, समय आपके 2 घंटा 45 मिनट का रहने वाला है। 15 मिनट क्या मिलेगा आपको, पेपर पढ़ने को दिया जाएगा। क्लियर है? चलो, 80 नंबर आपके वस्तुनिष्ठ है, इसमें से आपको 40 प्रश्न करना है। क्लियर है? चलो, बिना लेट के हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आता है, बोल रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहा है। दसियों बार मैंने बताया है, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब विनिर्माण उद्योग। प्राकृतिक चीजों से किसी वस्तु का पुनः निर्माण कराना, है ना? तो विनिर्माण हो जाएगा, निर्माण कार्य हो जाएगा, बिजली उत्पाद हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होने वाला है। डी एकदम आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या पूछा, देखो क्या पूछ रहा है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में आजीविका के लिए मेरे भाई निर्भर है? तो ये आपका हो जाएगा किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में, है ना? एग्रीकल्चर में। किसमें मेरे भाई? एग्रीकल्चर में, LTURE, ठीक है? तो आपका हो जाएगा दूसरे का एकदम सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ब्रुडलैंड आयोग का संबंध किससे मेरे भाई? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हो जाएगा, दिख रहा है? हाँ, तो सतत विकास, है ना? सतत विकास एक एकदम राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया था भैया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, आपका ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। हाँ, यहाँ पर दिया भाई नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना 19 बोल रहा हूँ 2015 में हुई थी, है ना? इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? इसके पहले आपका क्या चलता था, योजना आयोग, है ना? प्लानिंग कमीशन। अब ये आपका हो गया नीति आयोग, ठीक है? इसको याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मेरे भाई याद होगा, बैंकों का बैंक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, बढ़ो वही, बढ़ो। क्या पूछा? भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता वृद्धि हुई मेरे भाई? तो किसमें मेरे भाई? तो आप देखेंगे नगरीय जनता की, है ना? नगरीय जनता इसमें एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? इनमें से कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर रहा है, तो चीनी उद्योग गन्ना से बनता है, तो ये हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग कपास से बनता है, और खाद्य प्रसंस्करण, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है? इनमें से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला देखते हैं, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, हो सकता है रिपीट कर लिया जाए, तो इसमें आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों जाएगा। उपभोग भी शामिल होता है मेरे भाई, और आपका विनियोग भी शामिल होता है, तो सी एकदम करेक्ट होने वाला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? एक बात ध्यान रखना मेरे भाई,
कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। देखो इसको पढ़ो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो जहां कभी नहीं आया ना उसे गोला कर लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। तो बेटा ये शामिल किया जाता है, सेवा का मूल्य शामिल किया जाता है, पर कच्चे माल की कीमत को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा कॉमर्शियल बैंक नहीं है। आप लोग का अकाउंट जिस बैंक में होगा ना, चाहे वो पीएनबी हो आपका, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो आपका इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, ये सब आपके वाणिज्यिक बैंक में आते हैं। लेकिन मेरे भाई आपका भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक में नहीं आता है, इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ, है ना, इसके पहले अध्यक्ष थे, है ना, या गवर्नर थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 1935 में ये आपका काम करता है, ये सब इसी के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सहकारिता के संचालन के दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? 1914, 1904, 1919, 1948, है ना। भाई ये क्वेश्चन मेरे भाई जो रिलेटेड करता है ना, वो आपका करता है कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1919, है ना। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे तो ये तो 60 के बाद का मामला है, 1960 के बाद का मामला है। लेकिन अगर इन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 1919 सही हो जाएगा, क्योंकि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था तब ये सहकारिता की बात वहां पर की गई थी। ठीक है, तो 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बोला है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? मार्शल ने दी थी, पीगू ने दी थी, रेगनर नक्स ने दी थी, या क्राउथर ने दी थी? थोड़ा सा बेटा फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट कभी कभी याद कर देते हैं। इसका हो जाएगा आपका रेगनर नक्स साहब थे, जिन्होंने गरीबी के कुचक्र की धारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला क्या बोलता है? इनमें से किस संस्थान का पारिश्रमिक ब्याज है? इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मतलब आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने कोई भूमि परचेज की, क्या उसमें इंटरेस्ट मिलता है? तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर आप कहीं पर श्रमिक का कार्य कर रहे हैं, श्रम दे रहे हैं, क्या वहां पर इंटरेस्ट मिलता? नहीं, आपको सैलरी दी जाती है। नहीं, उद्यमी क्या करता है? पैसा कमाता है, लेकिन जो पूंजी होती है ना मेरे भाई, वो आपको इंटरेस्ट दे देती है ना। तो सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ग्राम पर, जिला पर, राज्य पर, या राष्ट्रीय स्तर पर? भाई इसका हो जाएगा आपका जिला स्तर पर, है ना। बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि हिंदुस्तान कब इसका सदस्य बना था। तो ये हो जाएगा आपका 1995, है ना। 1995 का वो साल है जब भारत क्या बनता है? WTO का सदस्य बनता है। ठीक है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता, कंज्यूमर की बात कर रहा है, कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? मेरे भाई 1 महीना, है ना। तो इसका आपका हो जाएगा कितना? 30 दिन। 30 दिन के अंदर मेरे भाई वो क्या कर सकता है? इसमें अपील कर सकता है। अगला क्या है? मेजनी का संबंध किस दल से था? मेरे भाई स्टार लगा लो, हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया जाए। जोसेफ मेजनी की बात कर रहा है, यूनाइटिफिकेशन ऑफ इटली संबंधित है, इटली का एकीकरण, है ना। उसके क्या थे मेरे भाई? ये सूत्रधार थे, है ना। इनको क्या बोला जाता है? इनको जनक बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं सूत्रधार कहा जा सकता है इटली के एकीकरण का। तो भाई ये कार्बोनरी के भी थे, यंग इटली के भी थे, यंग यूरोप के भी थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, है ना। इनमें सभी इसके सदस्य हुआ करते थे, और इन दोनों का इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी, यंग इटली और यंग यूरोप की। अगला देखो, कालस्वाद आदेश किसने जारी किया था? कालस्वाद आदेश किसने जारी किया था? कार्ल मार्क्स की बात कर रहा है ना। कार्ल मार्क्स की बात कर रहा है। और इन ऑप्शन को देखो, बिस्मार्क संबंधी नहीं है कार्ल मार्क्स से, बिस्मार्क हमारे संबंधित कहां से होंगे? जर्मनी से। लेनिन साहब हो सकते हैं, हीगेल से कौन वो थे? इन्फ्लुएंस थे, तो ये भाई साहब मेटरनिक ऑस्ट्रिया के थे। तो आपका यहाँ पर लेनिन हो जाएगा, है ना। जो व्लादिमीर लेनिन था वो इनसे बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखा करता था। अगला क्या है? साम्यवादी शासन सबसे पहले कहां पर अपनाया गया था? साम्यवादी शासन की बात की गई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। याद रखिएगा, समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसिया, है ना। रूस इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। रूस में मार्च क्रांति के बाद वहां पर किसके नेतृत्व की सरकार बनी थी? जब मार्च की क्रांति हुई थी, जब पहली क्रांति हुई थी, और जब जार को भगाया गया था, तो कौन आया था सत्ता में? तो केरेंस्की साहब आए थे। दिख रहे हैं यहाँ पर? दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके केरेंस्की महोदय हो जाएंगे ना। केरेंस्की साहब इसमें आपका एकदम सही आंसर होने वाले हैं। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। चेका कैसा संगठन था? भैया चेका 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 रूस से बिलोंग करता है। लेनिन साहब क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो गुप्त पुलिस संगठन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त पुलिस संगठन। इसका आपका हो जाएगा भैया क्या? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको कि हम लोग कहेंगे क्या? गुप्त पुलिस संगठन, इसमें हम लोग कह देंगे। ठीक है, तो चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन हुआ करता था। अगला देखो क्या बोल रहा है। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, या लुई ब्ला? बेटा क्या हो जाएगा आपका? सेंट साइमन महोदय क्या थे? प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे।
रॉबर्ट ओवन याद करेगा, इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, विश्वास रखते हैं प्रैक्टिकल में। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाओदाई की बात कर रहा है मेरे भाई, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना, अध्याय नंबर 3 से लिया गया है। तो क्या अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, रशिया होगा या इंग्लैंड होगा? तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, है ना, बी आपका एकदम करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है। अगला देखते क्या बोल रहा है, जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य। जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? बड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन में तो लड़का पगला जाए। पूछना क्या चाहते हैं भैया? ये पूछ रहा है भैया कि जो जिनेवा समझौता हुआ था उसमें जो उसका जो क्रियान्वयन था, जो उसका क्रियाकलाप देख रहे थे, उसके लिए एक आयोग का निर्माण किया गया था। उस आयोग में इन चारों ऑप्शन में से कौन देश नहीं था, है ना? यहां पर नहीं था, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं, नहीं को आप हाईलाइट कर दीजिएगा। तो क्या भारत था? बिल्कुल था। कनाडा था? हाँ था। और पोलैंड भी था। कौन नहीं था मेरे भाई? तो चाइना नहीं था, है ना, चीन नहीं था। ये आपका बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वराज के लक्ष्य किस अधिवेशन में प्राप्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इसको तुम लगा लो, है ना, आपका एमसीक्यू आएगा। नहीं आएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1929 में अधिवेशन कहां पर हुआ था, या ये पूछा जा सकता है कि पहली बार स्वराज की अवधारणा कहां प्रस्तुत की गई थी, या ये पूछा जा सकता है कि रावी नदी के तट पर कौन सा अधिवेशन हुआ था, या ये बताया जा सकता है कि स्वराज वो जवाहरलाल नेहरू साहब ने सबसे पहले स्वराज की अवधारणा कहां प्रस्तुत की थी। मतलब कुछ भी पूछे आंसर इसी में आएगा, कुछ भी पूछे, घुमा के पूछे, कान ऐसे पकड़े ऐसे पकड़े, डजंट मैटर, बट क्वेश्चन यहां से आएगा। बहुत प्यारा एक सेगमेंट है, क्वेश्चन बनेगा। स्वराज की प्राप्ति कर रहा है तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का मेरे भाई क्या, तो लाहौर अधिवेशन किसका? कांग्रेस का। किसका मेरे भाई? कांग्रेस का। कहां पर हुआ था? तो रावी नदी के तट पर हुआ था। कहां पर हुआ था मेरे भाई? रावी नदी के तट पर हुआ था। लाहौर कहां पर है मेरे भाई? तो चिरकुट पाकिस्तान में। लाहौर कहां पर है? तो चिरकुट पाकिस्तान में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो पंडित जे एल नेहरू साहब। पंडित जे एल नेहरू साहब क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और समझ लो इसके, इससे क्या बन सकता है? इससे क्या बन सकता है? हाँ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की थी मेरे भाई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और क्या कहा गया था? अब से 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? अब से 26 जनवरी को क्या मनाएंगे मेरे भाई? तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये सारे पॉइंट याद करना। 26 जनवरी को मेरे भाई हम लोग क्या मनाएंगे? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये सारा मैंने बता दिया यहां से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहां से। आगे देखो क्या पूछ रहा है। तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश मेरे भाई किसने की थी? सबसे पहले तिनकठिया कहां पर, तिनकठिया तुम्हारा लागू कहां पर हुआ था? तिनकठिया सिस्टम मेरे भाई तुम्हारा लागू कहां पर हुआ था मेरे भाई? तो सबको पता है चंपारण में। चंपारण, चंपारण मेरे भाई कहां पर है? तुम्हारे बिहार में है ना। यहीं पर क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। साल कौन सा था? साल था आपका 1917। महात्मा गांधी जी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था मेरे भाई? तो आपका चंपारण सत्याग्रह था। साल था 1917। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगर देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? अब आओ इसका धागा खोल लेते हैं। क्वेश्चन पूछने दो यार, हम हैं तो टेंशन किस बात की है यार। किसकी बात कर रहा है? तो भैया जलियांवाला बाग की बात कर रहा है। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन कहां पर मेरे भाई? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका दोषी कौन था? तो जनरल डायर। इसका दोषी कौन था मेरे भाई? तो जनरल डायर इसका दोषी था। किसके विरोध में यहां पर वो क्या किया गया था? किसके विरोध में जलियांवाला बाग में? कौन सा ऐसा कानून था जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित हुई थी मेरे भाई? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको कहते हैं ब्लैक लॉ, काला कानून कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लैक लॉ, काला कानून कहते हैं। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून था। क्या करता था? भारतीयों की स्वतंत्रता को बाधित करता था। भारतीयों की स्वतंत्रता को क्या करता था? बाधित करता था। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? तो रॉलेट सत्याग्रह। ये पूरा याद करना, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह मेरे भाई क्या किया था? तो यहां से प्रारंभ किया था। अब इसके बाद अंग्रेजों ने कौन सी समिति बनाई थी मेरे भाई? तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई समिति का नाम था हंटर समिति। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई समिति का नाम था हंटर समिति। लेकिन एक समिति मेरे भाई भारतीयों ने बनाई थी। एक समिति मेरे भाई किसने बनाई थी? तो भारतीयों ने बनाई थी।
इसको पूरा धागा खोल देता हूँ ना, परेशान मत रहो। एक समिति मेरे भाई भारतीयों ने भी बनाई थी जिसका नाम था तहकीकात समिति। तहकीकात समिति, तहकीकात समिति, तहकीकात समिति मेरे भाई किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित है। तेज बहादुर सप्रू जी उसमें उसमें थे, महामाना मदन मोहन मालवीय उससे संबंधित थे। ठीक है, तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे पेपर के दृष्टिकोण से। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज है ना, 1909 में लिखी गई थी। 1909 में लिखी गई थी। सबसे पहले असहयोग की बात इसी पुस्तक में की गई थी, याद रखना। सबसे पहले असहयोग की चर्चा इसी पुस्तक में की गई थी। लिखने वाले कौन थे? तो हमारे प्रिय गांधी जी। कौन थे मेरे भाई? तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन सी? हिंद स्वराज। दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, महात्मा गांधी साहब। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, क्या कह रहा है? 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, इन्हीं को बोलते हैं मेरे भाई क्या? M.N. राय। परेशान मत होइएगा, इन्हीं का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय है। इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मेरे भाई कहां पर की थी? तो ताशकंद नाम का एक शहर था, वहां पर इन्होंने सारा काम किया था। तो आपका हो जाएगा क्या मेरे भाई? तो ताशकंद। ठीक है, ताशकंद। ठीक है, ताशकंद आपका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर करिएगा कि ताशकंद कहां पर है। ताशकंद नाम का शहर वर्तमान समय में कौन से देश में आता है ना? कौन से देश में ताशकंद आता है? पहले तो मेरे भाई ये रशिया का भाग था, है ना, पहले रशिया का भाग था। अब ये कहां पर है? ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है या फिर उज्बेकिस्तान है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, आंसर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वामपंथी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि वामपंथी शब्द का प्रयोग पहली बार किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या नेपाली क्रांति? तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले वामपंथी शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, मतलब मुझे लगता है इस बार जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाया ना, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की है। वैसे पढ़े लिखे तो हैं यार, बीपीएससी वाले हैं, लेकिन मतलब इतना ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चन लेकर के आए ना, मतलब दिल ले लिया उन्होंने मेरा। दिल तेरा दीवाना है सनम। मतलब मैं जब इन क्वेश्चन को देखता हूं मुझे लगता है यार, मतलब बंदा, है ना, और ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे और इससे थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन आपके लिए बनने चाहिए। क्यों मेरे भाई? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है बीपीएससी डिजाइन कर रहा है। दूसरी जो सबसे अच्छी बड़ी बात है ना, कि जो मतलब बिहार में जो भी ये पेपर डिजाइन कर रहा है, वो मतलब एक्सट्रीम लेवल की उनके अंदर उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी। वो आप लोग को अभी से तैयार कर रहे हैं कि जब आप लोग ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेंगे, कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। भैया ये सारे क्वेश्चन पता है पूछे जाते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में। आपके अगर कोई भैया दीदी होंगे उनसे पूछिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, और बहुत ही उनको साधुवाद, बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए। मतलब मेरा तो, मैं लिटरली उनको बहुत ज्यादा साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये पेपर बनाया हुआ है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, और ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप कक्षा 10 में होकर के इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब आपकी बुद्धि का विकास वो करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां पर था मेरे भाई? तो ये होता आपके इंग्लैंड में। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपको अभी से पता चल जाएगा, है ना। फिर आज के 5-6 साल बाद जब आप लोग कोई पेपर देने बैठे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हो, है ना। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है इसका। पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? सेवर्स की, पेरिस की, फ्रैंकफर्ट की, या एड्रिनोपोल की संधि की गई थी? भाई तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, सेवर्स की संधि की गई थी। किसके साथ? तुर्की के साथ, है ना, तुर्की के साथ। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, आरटीसी की, है ना, आरटीसी की बात किया गया था। तो गांधी जी जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे बेटा, वो थी आपकी सेकंड आरटीसी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन देख ले कहां लिखा हुआ है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या किया था भैया? तो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आरटीसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक गोला से ऐसी मेज थी, यहां पर लोग बैठ के क्या करते थे? चर्चाएं किया करते थे। अगला क्या है? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? 48, 57, 62 या 68, है ना भाई। मैंने इसको ना 2-3 बार खगाला खोजा, तो मुझे वहां पर जो सही एग्जैक्ट ईयर मिला, तो मिला था 1966, कि 1966 में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन हुआ था। अब इन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 66 क्योंकि 68 के एकदम नजदीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। लेकिन करेक्ट जो हो जाएगा वो 1966 हो जाएगा ना, 1966 एकदम इसका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? तो 1968 दिया हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? बेटा नाम समझ लो, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंड्रिया। किसका नाम अलेक्जेंडर था मेरे भाई? तो सिकंदर का, है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर। सिकंदर आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या कहते हैं मेरे भाई? वर्ल्ड बैंक कहते हैं, है ना, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, है ना, इन्हें हम ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन्हें हम लोग ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। मार्टिन लूथर भाई साहब का जन्म कहां पर हुआ था? मार्टिन लूथर साहब की बात कर रहे हैं, जर्मनी में, फ्रांस में, यूनान में या इंग्लैंड में, है ना। तो लूथर साहब मेरे भाई ये जर्मनी में पैदा हुए थे, है ना, जर्मन मूल के थे। मुद्रालय स्थापित करने के पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था? प्रिंटिंग की बात कर रहा है, प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहा है कि भैया अगर आपको अपने यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगवानी है तो उसके पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य था, है ना। या लाइसेंस लेना अनिवार्य किसने कर दिया था, है ना? तो भाई लॉर्ड लिटन भाई साहब थे, इन्होंने तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। वेलेस्ली साहब नहीं, ये तो साइक संधि वाले थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। ये नहीं हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके? गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, है ना। तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मेरे भाई एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, उसने इस प्रबंधन को हटा दिया था, चार्ल्स मेटकॉफ। इसको याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ बेटा भाई इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ साहब को कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका हो जाएगा मेरे भाई, तो जनरल जॉन एडम साहब हो जाएंगे, ठीक है, जॉन एडम साहब हो जाएंगे, ठीक है। लॉर्ड लिटन से मेरे भाई कंफ्यूज मत होइएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला ही था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला व्यक्ति यही था, लॉर्ड लिटन। कब लेके आया था? तो 1878 में लेकर के आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था मेरे भाई? तो लॉर्ड रिपन महोदय थे, है ना, जिन्होंने 1882 में क्या किया था? इस व्यवस्था को समाप्त किया था, है ना। तो सारी चीज देख लीजिएगा। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहते हैं भैया? तो चार्ल्स मेटकॉफ साहब को ही कहते हैं, है ना। इसके अंदर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जितना बन सकता है उतना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। क्लियर? आगे बढ़े। मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? एम.एल. नेहरू साहब की बात कर रहे हैं, एम.एल. नेहरू महोदय की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी से मेरे भाई संबंधित है। इसके पहले महासचिव हुआ करते थे। 1923 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। कहां पर मेरे भाई? तो प्रयागराज में, प्रयागराज, जिसे आप लोग पहले क्या कहते थे? तो ALD कहते थे, इलाहाबाद कहते थे। 1923 में इससे संबंधित थे। फिलहाल इसका हो जाएगा क्या आपका? इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू साहब का। कौन थे मेरे भाई ये? तो जवाहरलाल नेहरू साहब जी के क्या थे मेरे भाई? पिताजी थे। इंदिरा गांधी जी के दादाजी थे। राजीव गांधी के परदादा थे। और राहुल गांधी जी के परदादा थे, है ना। समझ जाएंगे आप लोग। मोतीलाल नेहरू साहब, है ना, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। इनका बहुत अच्छा घर भी बना हुआ है वहां पर, है ना। चलो आगे देखते हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? रूस की, फ्रांस की, अमेरिका की, या इनमें सभी? भैया ये फ्रांस की क्रांति से बिलोंग था। कौन था? टीपू सुल्तान, है ना। नेपोलियन साहब से इनकी बात भी होती थी, पता नहीं होती होगी। प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत किसका श्रेय किसको दिया जाता है? प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? रूसो को, मार्टिन लूथर को, गुटेनबर्ग को, या अरस्तु को? गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस याद रखिएगा, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, इसको याद रखिएगा, क्योंकि बेटा इसी प्रिंटिंग प्रेस में जो पहली किताब छपी थी उसका नाम था बाइबल। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है बाइबल। बेटा भाई वो यही छापी गई थी। फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर साहब। क्या भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका? क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका? मार्टिन लूथर साहब, है ना। लूथर साहब इसके फटाफट वाले आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। अन्ना मलाई, ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। टाइगर रिजर्व तो याद कर लेना, यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया। टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है, अन्नामलाई की बात कर रहे भाई। एक यहाँ पर और है सत्यमंगलम, मंगलम। एक आपका पूछा जाता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एक आपका पूछा जाता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहां पर है मेरे भाई? तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। और जो आपका अन्नामलाई मेरे भाई वो भी आपका तमिलनाडु में। आसाम की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो मानस याद रख लीजिएगा, काजीरंगा याद कर लीजिएगा, काजीरंगा आसाम में है। मानस आपका आसाम में, डिब्रू सिखेवा भी आपका यही मिल जाएगा, ठीक है। केरल में मेरे भाई आपको मिलती है साइलेंट वैली, शांत घाटी मिलती है ना। केरल में मेरे भाई आपको मिलती है साइलेंट वैली, शांत घाटी मिलती है। इसके अलावा आप लोग एक और याद कर लीजिए भाई, बांदीपुर, है ना।
बांदीपुर आप लोग याद करिए, कर्नाटक मेरे भाई आपका बांदीपुर है, और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर मेरे भाई? तो कर्नाटका में। अब जब कर्नाटक पहुंच ही गए हो मेरे भाई, तो थोड़ा ऊपर चले जाओ। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में भाई आपका मिलता है गिर, है ना, एशियाई शेर यहाँ मिलते हैं। बब्बर शेर आपको देखने मिलते हैं कहाँ पर मेरे भाई? तो गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, गिर नेशनल पार्क में आपको बब्बर शेर मिलते हैं। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया भैया आगे चलो, बहुत बढ़िया हैरी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? फॉसिल की बात कर रहा है ना। किसमें आपको जीवाश्म मिलते हैं? ग्रेफाइट में, लोहा में, कोयला में, अभ्रक में? बताओ भैया। तो जिसकी उत्पत्ति अवसादी चट्टानों से हुई होगी, उसी मेरे भाई आपको जीवाश्म मिलेंगे। क्या? फॉसिल्स, है ना। अवसादी चट्टानों में प्राय हमको क्या देखने को मिलते हैं? तो फॉसिल देखने को मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो ग्रेफाइट तो इग्निशियस रॉक से मिल जाता है ना। लोहा नहीं, कोयला, है ना, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। बेटा इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? इसमें आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे। तांबा खनन के लिए कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा की प्राप्ति कहां से होती है? कॉपर की बात कर रहा है। पूछ रहा भैया कि कॉपर की प्राप्ति हमें कहां पर होती है? तो याद रखना, राजस्थान में खेतड़ी की खान है। राजस्थान में मेरे भाई क्या है? खेतड़ी की खान है। राजस्थान में खेतड़ी खान है मेरे भाई, वहां पर हमें क्या मिलता है? तांबा देखने को मिलता है। तो खेतड़ी दिखा हुआ है भैया, आप लिख लो। तो सी आपका एकदम सही हो जाएगा। कोलार कहां पर है मेरे भाई? आपने देखी होगी केजीएफ, रॉकी भाई के केजीएफ, रॉकी नाम है ना उसका, जो भी नाम हो, केजीएफ मेरे भाई, वहां पर, वहीं पर कर्नाटक के पास में कोलार की खान है, वहां से आपको मिलता है गोल्ड, सोना मिलता है कोलार की खान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं भैया, पूछते हैं क्या पूछ रहा है। बताओ भाई क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से नगदी फसल का उदाहरण कौन सा है? ये कौन सा क्वेश्चन था, देख लेते भैया। एक मिनट, अभी एक और होगा ना। हाँ, एक और बचा हुआ है। पूछ रहा है गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस घाटी में पाया जाता है? तो भैया जो भारत का पूरा प्रायद्वीप है ना, तो वहां सब मिल जाएगा। अब देखो प्रायद्वीप में क्या क्या आता है, तो दामोदर घाटी भी आती है, सोन घाटी भी आती है, एमपी छत्तीसगढ़ के इलाका, गोदावरी भी आती है ना, जो आपका ये आंध्रा का तेलंगाना का इलाका है। मतलब आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, है ना। ये आपका हो जाएगा इनमें सभी। यहाँ पर आपको इस पूरे क्षेत्र में आपको कोयला देखने को मिलता है। पूछा निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन कौन सी है? गन्ना, रबड़, मूंगफलियां, इनमें सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल का उदाहरण है ना। कैश क्रॉप की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा कैश क्रॉप है। मेरे भाई गन्ना भी है, रबड़ भी है, मूंगफली भी है। मतलब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि गन्ना भी मेरे भाई कैश क्रॉप में आती है, रबड़ का उत्पादन भी कैश क्रॉप में किया जाता है, और मूंगफली भी क्या होती है? नकदी फसल के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा लाई गई थी मेरे भाई? पुर्तगाली नहीं, पुर्तगाली सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे 1553 में, ये याद रखिएगा। फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच नहीं, आपका हो जाएगा डच, है ना। डच एकदम सही हो जाएगा। पुर्तगाली याद करिएगा कि पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेकर के आए थे। पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आए थे मेरे भाई? तो पुर्तगाली लेकर के आए थे। 1553 के शायद वो साल था, चेक करिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन गठन है? ये आपका पूछा गया डिजास्टर मैनेजमेंट से। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, या इनमें सभी? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया हैरी, बने रहो भाई, बने रहो। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं, और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन अगर आपका जो एग्जामिनर वो बना रहा है ना, इसका मतलब वो आप लोग को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है आगे आने वाले टाइम में बेस्ट से बेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया है, पढ़ते रहो यार, मतलब मजा आ गया है। मेरा तो दिल ले लिया इसने। इनको देख करके ना मैं इनको दिल दे दूं, दिल दिया गल्ला, वो दिल दिया गल्ला भाई, मतलब मजा आ रहा है देख करके। क्वेश्चन इतने प्यारे प्यारे हैं ना कि लग रहा है ओ माय गॉड, काश मैं इस बार बोर्ड का पेपर दे रहा होता तो तुम्हारे दीपा से इस बार स्टेट रैंक 1 लेकर के आते, है ना। इस साल मेरे भाई मेरी लगती स्टेट रैंक 1 भाई। बेटा भाई इस साल मैं स्टेट रैंक 1 लेकर के आ रहा होता अगर मैं पेपर दे रहा होता। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, आहा मजा आ जाता भाई देख करके, मजा ही आ जाता मुझे देख करके। वाह भाई वाह, मतलब क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई की इतनी बड़ी प्रतिमा कहां पर बनी थी मेरे भाई? तो नर्मदा नदी पर बनी थी। और राज्य कौन सा पूछेगा मेरे भाई? तो गुजरात, है ना, गुजरात पूछेगा। तो इसके हिसाब से आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अब यहां पर पूछा कृष्णा नदी मेरे भाई, इसमें बना हुआ है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्री शैलम,
ठीक है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा पे भी कई बांध बने हुए हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा पे भी कई बांध बने हुए हैं। याद रखिएगा जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है ना, ये भारत के 2 राज्यों से बहती है, याद रखिएगा। एक आपका हो जाएगा एपी और एक आपका हो जाएगा आसाम, है ना, एपी आसामी ना, टिक 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 टिक, ठीक है, एपी आसाम, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया हैरी। हाँ, आप लोगों से एक बांध और पूछा जा सकता है, आप लोगों से एक बांध और पूछा जा सकता है। वो कौन सा बांध है, कौन सा बांध है, कौन सा बांध है, कौन सा बांध है भैया, कौन, अरे बताओगे कौन सा बांध है? टिहरी गढ़वाल में बना हुआ है, टिहरी डैम, टिहरी बांध, है ना, कहा मेरे भाई, भागीरथी पर। भाई पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, पर टेंशन मत लेना, मैं सब बता दूंगा, डोंट वरी, है ना, सब बताऊंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? इंसानी आपदा है, तो मानव जनित की बात क्या कर भैया, हम खुद ही आपदा है भैया। जहां पर भी पता है इंसान को बोला जाता है कि सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो इंसान है। पहले मैं इस बात पे भरोसा नहीं रखता था, फिर मैंने एक दिन देख ली जानवर मूवी, एनिमल मूवी, रणबीर कपूर साहब की, भरोसा हो गया मुझे कि दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन है, इंसान, हम ही है ना। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आपदा में आ जाते हैं, हम लोग आपदा क्रिएट कर लेते हैं। सांप्रदायिक दंगे, बाढ़, भूस्खलन या सुनामी, बाढ़, भूस्खलन या सुनामी, भैया क्या हो जाएगा इसमें, सांप्रदायिक दंगे। संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पे क्या करते हैं, लड़ जाते हैं, हम अच्छे कि तुम अच्छे। भाई वो तो छोड़ो, कभी कभी मैंने देखा है कि लड़कियां आपस में लड़ जाती हैं, तुम सुंदर कि मैं सुंदर, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, इस पे लड़ जाती हैं भैया, और तो सब छोड़ो, है ना। तो भैया इंसान क्या है, सबसे बड़ा जानवर है, और वो क्या करता है, ऐसे दंगे कराता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के तीनों क्या मेरे भाई, तो प्राकृतिक चीजें हैं, है ना, ये तीनों मेरे भाई क्या है, तो ये तीनों आपकी हो जाएंगी प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया हैरी, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, अंडाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या वृत्ताकार। तो भैया होनी चाहिए कैसी, आयताकार, बी वाला आपका सही हो जाएगा। आपके आपदा प्रबंधन से ये क्वेश्चन लिया गया है, दो ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, 2 या 3, मैक्सिमम 3, ऐसे 2 क्वेश्चन, है ना, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या भैया, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बेटा इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, अच्छी रोड, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, लाइट, पानी, बिजली, जॉब, है ना, ऐसा कुछ बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा नोएडा, है ना, जैसे सुना होगा आपने गुरुग्राम, गुरुग्राम, है ना, जैसे यूपी में सुना होगा आपने लखनऊ, LUCKNOW, जैसे आपने सुना होगा बेंगलोर, है ना। यहां पर मेरे भाई सेज की स्थापना हुई है, यहां पर मेरे भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की क्या होती है, स्थापना हुई है। अभी देखो लखनऊ में चल रही है ना, अगर आपके कोई रिश्तेदार होंगे यूपी में, लखनऊ में, तो देखिएगा आसपास के क्षेत्रों को सेज में तब्दील किया जा रहा है। भैया ये आपका कांडला कहां पर, गुजरात में है, कांडला मेरे भाई कहां पर है, तो आपका गुजरात में आता है, ठीक है। अगला क्या भैया, भारतीय डाक, भारतीय डाक विभाग की शुरुआत कब हुई थी, भारतीय डाक विभाग, दुनिया की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में है ना। पहले आप लोग, पहले जन्म में क्या होता था, गाना गाते थे, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। उसमें एक प्रॉब्लम थी, पता है, कबूतर कहीं बैठ गया अपनी कबूतर से मिलने के लिए, तो तुम्हारा जो प्रेम पत्र है वो कोई और पढ़ लिया, है ना, फिर वो गाना गाएगा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, दिक्कत थी ना भैया, उसी लिए डाक की व्यवस्था की गई, है ना, डाक की व्यवस्था की गई भैया, कि हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे ताकि कोई किसी का पत्र ना पढ़ पाए, ठीक है भैया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1854 का वो साल था, जिस साल, बताओ भैया, जिस साल भारतीय डाक की शुरुआत की गई थी, और इसी के एक साल पहले 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत की गई थी। किसी को याद है उस समय वायसराय कौन था, कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में कि उस समय भारत का तात्कालिक वायसराय कौन था, वायसराय, या इसी को आप लोग कहते हैं गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। वायसराय का तो कॉन्सेप्ट 1858 के बाद आता है, उसके पहले होते थे गवर्नर जनरल, है ना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि उस समय तात्कालिक व्यवस्था किसके हाथ में थी,
है ना, बताइएगा मुझे। और जिस समय भारतीय डाक विभाग की शुरुआत हुई थी उस समय मेरे भाई कौन था, इस समय इस पोस्ट पर कौन बैठा हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर करिएगा। अगला क्या है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड सुना होगा, जीटी रोड आपके बिहार से भी निकली हुई है ना। शेरशाह सूरी, नाम याद आया, शेरशाह सूरी, बेटा ये उसी ने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी इसको, किसी को याद आ रहा है, ध्यान लगाओ भैया, याद लगो, कनेक्ट किया करो भाई, तुम्हारे बिहार का मामला है, तुम्हारे सासाराम में इनकी क्या है, कब्र है शेरशाह सूरी भाई साहब की। अरे यार कुछ तो दिमाग लगाओ भैया, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है। अगला क्या कह रहा है, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। आपको पता है ना कि डिफरेंट ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है भाई, जल से भी की जाती है ना, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उससे भी की जाती है, टाइडल एनर्जी से भी की जाती है, इसके अलावा तापीय विद्युत संयंत्र मतलब कोयला वगैरह जला के भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब पूछा कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है, परमाणु का है पर उतना नहीं है, जल का भी है बट उस लेवल तक नहीं है, वायु का पवन चक्की के माध्यम से है नहीं है, लेकिन तापीय विद्युत मतलब कोयला वगैरह है ना, इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसमें, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। अगला क्या पूछ रहा है, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, पुराने जलोढ़ की बात कर रहा है, एलुवियल सॉइल का वो पार्ट जो कि ओल्ड हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसे हम लोग कहते हैं बांगर, उसे हम लोग कहते हैं बांगर। खादर मेरे भाई क्या होती है, खादर को हम लोग नवीन जलोढ़ कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं, जिसका निर्माण लगातार होता है बाढ़ के पानी से। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया हैरी, बहुत 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 बढ़िया हैरी। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था, खेतड़ी में, घाटशिला में, तूतीकोट में, झरिया में, बताओ भैया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा क्या भैया, ऑप्शन में भी घाटशिला में पहला क्या किया गया था, तांबा गलाने का कारखाना स्थापित किया गया था। अगला कह रहा है काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है, जलोढ़, लेटेराइट, रेगुर या पर्वतीय मृदा। मेरे भाई रेगुर को हम लोग कहते हैं काली मृदा, ब्लैक सॉइल कहते हैं, है ना, और इसी को हम लोग कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बताओ बताओ बताओ, और क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं दरारी मृदा, दरारी मृदा, बहुत नाम है इसके, है ना। लेकिन आपसे पूछा काजू की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो काजू की खेती के लिए हम लोग लेटेराइट सॉइल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मेरे भाई मसालों की खेती, किसकी मेरे भाई, तो मसालों की खेती मेरे भाई किसमें होती है, तो आपकी लेटेराइट सॉइल में होती है ना। मसालों की खेती मेरे भाई किसमें होती है, आपकी लेटेराइट सॉइल में भी होती है। काजू हो जाए मसाला हो जाए, आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट सॉइल। ठीक है, अगला क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां स्थित है, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थित है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या फिर आपके उत्तर प्रदेश में। सिंदरी की बात कर रहा है, सिंदरी जो बेटा भाई आपका उर्वरक संयंत्र है वो कहां पर है, तो भैया सिंदरी की बात कर रहा है, जो सिंदरी आपका उर्वरक संयंत्र मेरे भाई, तो वो कहां पर है मेरे भाई, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा झारखंड, है ना, झारखंड में आपको सिंदरी देखने को मिलेगा। ठीक है, कहा मेरे भाई, तो झारखंड में आपको सिंदरी देखने को मिलेगा। क्लियर भैया, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया हैरी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है भैया, तो ये मेरे भाई ये आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, सिंदरी आपका कहा मेरे भाई झारखंड में हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या पूछा भैया, क्वेश्चन क्या पूछा है, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है, किसके बात कर रहे हैं, भद्रावती। भद्रावती मेरे भाई कहां पर, आपके कर्नाटक में है, भद्रावती कर्नाटक में। भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है, बेलाडीला से, किरीबुरू से, बाउदान पहाड़ी से या बादाम की पहाड़ियों से। तो भैया भद्रावती आपके कर्नाटक में है, और आपकी जो बाबा बुदान की हिल्स है वो भी आपके कर्नाटक में, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है, भू मतलब होता है भूमि, और क्षरण मतलब होता है उसका हट जाना, है ना, या कम हो जाना। ठीक है भैया, तो अगर तेज बारिश होगी तो भी उससे क्या होगा, मृदा पर्दन होगा, सॉइल इरोजन मान लो, सॉइल इरोजन मान लो, है ना। वनों कटाई से भी क्या होता है, मृदा पर्दन होता है। ठीक है, खनन गतिविधियों से भी होता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी आपका मेरे भाई क्या होगा, एकदम से करेक्ट मान लिया जाएगा।
डी मेरे भाई क्या होगा, आपका एकदम से करेक्ट मान लिया जाएगा, डी वाला आपका एकदम करेक्ट मान लिया जाएगा। आगे देखो, मोनोजॉइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? मोनोजॉइट नाम की एक रेत होती है जो कि मेरे भाई केरल में आपको देखने को मिलती है, और इस रेत में हमको क्या मिलता है, तो थोरियम देखने को मिलता है। इस रेत में हमको मेरे भाई थोरियम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका मेरे भाई केरल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, केरल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, चलो बहुत बढ़िया हैरी। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी भू आकृति है जो आपको देखने को मिलती है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में? पर्वत, पठार, मैदान या पहाड़ियां? भैया कक्षा 9 में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने इसको, है ना, कि भैया भारत में मैदान सबसे ज्यादा मिलते हैं। भारत में मैदान आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला कह रहा है बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण से बड़ा है? क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह या इनमें सभी? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना। डी वाला मेरे भाई आपका एकदम से करेक्ट होने वाला है। अगला क्या है, कांवर झील कहां पर है मेरे भाई? कांवर झील की बात कर रहा है मेरे भाई। कांवर झील बताओ, कांवर झील बिहार में बड़ी फेमस है, क्यों मेरे भाई? क्योंकि इसको शामिल किया गया है किसमें, रामसर साइट में। अगर मैं सही हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, क्या ये आपके यहाँ की रामसर साइट है कि नहीं है? रामसर साइट है। आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या ये है? आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या ये है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। फिलहाल मेरे भाई जो आपकी कांवर झील है वो आपके बेगूसराय में है, वो आपके बेगूसराय में स्थित मानी जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। भारत में मैंग्रोव, अरे बाप रे बाप, मैंग्रोव 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, स्टार लगा लो, स्टार को दिल दे दो, इसको दिल दिया गल्ला। इतना प्यारा क्वेश्चन इन्होंने बनाया ना भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? मैंग्रोव वनस्पतियां कहां मिलती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियां जो क्या करती हैं, जो बाढ़ को रोक सकती हैं, जो साइक्लोन को रोक सकती हैं, है ना, जो जो क्या करती है, पृथ्वी के तत्वों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सुंदरवन का नाम जरूर सुना होगा, सुंदरवन का नाम जरूर सुना होगा। कहां पर है मेरे भाई? तो वेस्ट बंगाल में। कहां पर है मेरे भाई? तो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट होने वाला है। आगे देखते भैया, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस उद्योग को, किस खनिज को, खनिज तो ऐसे लिखते हैं वैसे, खनिज ऐसे लिखा जाता है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो आयरन स्टील लिखा है कहीं पर, या आयरन ओर मान लो, लॉ आयस, है ना, आयरन ओर, है ना, आयरन ओर, है ना, लॉ आयस को क्या माना जाता है मेरे भाई? तो उद्योगों की जननी माना जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? पूर्वोत्तर रेलवे आपसे पूछ ले, या एनसीआर पूछ ले, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे पूछ ले, तो बेटा इसका तो आपका हो जाएगा प्रयागराज, इसका आपका हो जाएगा प्रयागराज, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर, है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देखने को मिलती है मेरे भाई? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास। रोहतास जिले में सबसे ज्यादा नहरों में हम लोग सिंचाई वहां पर देखते हैं। पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल पूछा मेरे भाई, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 5 वर्ष, है ना। 5 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है? तो पंचायत समिति का होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं नगर निकायों, नगर निकायों की बात कर रहा है, तुरंत इसको गोला कर लो और यहां पर लिखना नगर निगम, नगर निगम, है ना। नगर निगम मेरे भाई 74 अमेंडमेंट किया गया था, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर यहीं पर पंचायत होती, अगर यहीं पर पंचायत होती तो आप लोग लिखते हैं 73, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा क्या? 74 हो जाएगा। ये मेरे भाई पंचायत है। पंचायत देखी किसने वेब सीरीज? किसी ने पंचायत वेब सीरीज देखी है? राजा जी राजा जी रे करे करा, देखा है? नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, बड़ी बहुत प्यारी मूवी वेब सीरीज है ये। समवर्ती सूची, बहुत बढ़िया। कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है, पूछा समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? तो भैया देखो सूची तीन प्रकार की होती है। सूची मेरे भाई आपकी 3 प्रकार की होती है। संघ सूची, यहां मैं आपको समझा देता हूं, है ना। एक होती है आपकी संघ सूची, एक आपकी होती है मेरे भाई क्या? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, है ना। एक आपकी होती है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। एक आपकी होती है मेरे भाई क्या? तो समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। और लास्ट में एक आपकी आती है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची, ठीक है। यहां 2 मिनट समझो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और इस बार पेपर में फोड़ करके आना।
अगर संघ सूची दिया है बेटा भाई, मतलब कि केंद्र की बात कर रहा है ना, तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, तो केंद्र सरकार का होगा, सरकार का होगा, है ना। जैसे इस समय मोदी सरकार किसमें है, केंद्र में है ना, सेंट्रल पे है, तो वो इस पर नियम बनाएगी। जैसे मान लो डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, ये सारी चीजें, आर्मी हो गया, उन सब पे कानून कौन बनाएगा मेरे भाई, तो केंद्र सरकार बनाएगी। फिर आपकी आती है संघ सूची, राज्य सूची, इस पर मेरे भाई जो राज्य सरकारें होंगी वो कानून बनाएंगी, है ना। हर राज्य सरकार का अपना अपना कानून होगा। जैसे बिहार का अलग कानून होगा, यूपी का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, है ना, उत्तराखंड का अलग होगा। जैसे मान लो पुलिस हो गया, है ना, जैसे मान लो इन सारी चीजों में कौन कानून आएगा, है ना, सिंचाई हो गया, इस पर कानून आपकी राज्य सूची में, राज्य सूची के विषय होंगे और राज्य सरकार बनाएगी। फिर तीसरी आती है आपकी समवर्ती सूची, इस पर मेरे भाई संघ और राज्य, संघ प्लस राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, संघ प्लस राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो किसके कानून की मान्यता मेरे भाई, तो संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि संघ सूची का कानून मान्य किया जाएगा। संघ सूची का मेरे भाई जो कानून मेरे भाई वो क्या किया जाएगा, वो मान्य किया जाएगा। जैसे मान लो कोई वन व्यवस्था है, या मान लो जैसे कि तलाक वगैरह हो गया, या मान लो कि आपका नापतौल हो गया, है ना, मान लो शिक्षा वगैरह हो गया, इस पर कौन कानून आएगा मेरे भाई, तो आपकी संघ या राज्य में दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो कानून किसका माना जाएगा, संघ का कानून मान्य किया जाएगा। अंतिम आपका आता है अवशिष्ट सूची, ऐसे विषय जो संविधान बनने के समय उपलब्ध नहीं थे किंतु बाद में देखने को मिले, किंतु हमें बाद में देखने को मिले। जैसे कि मान लो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, आपका अंतरिक्ष हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया, है ना, ये सारी चीजें उस समय नहीं थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, ये सब बात के विषय हैं। तो इन सबको किसमें डाला गया, अवशिष्ट विषय में डाला गया। इस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको दिया गया मेरे भाई, तो संघ सरकार को दिया गया, संघ सरकार को इस पर अधिकार दिया गया कानून बनाने का। ठीक है, तो ये चार सूची आप लोग देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि समवर्ती सूची पर किसे बनाने का अधिकार है, तो ए और बी दोनों, है ना, संघ और राज्य दोनों। ठीक भैया, संघ और राज्य दोनों इस पर क्या कर सकते हैं, तो कानून बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, मैंने सब समझा दिया। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में किसे स्थान आरक्षित है, ग्राम पंचायत में किसे आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति को, एससी और एसटी को दिया गया है, ओबीसी दिया गया, महिला दिया गया। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को इसमें मेरे भाई आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, केरल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या मणिपुर। तो इन ऑप्शन के हिसाब से क्या मेरे भाई आपका जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा, आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा लद्दाख और याद रख लेना, है ना, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भी आपका क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। आगे देखो, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, पंचायत सचिव नहीं, पंच नहीं, न्यायमित नहीं, क्या होता है, प्रमुख, है ना, पंचायत प्रमुख कहते हैं इसे। ठीक है, ये इसका प्रधान माना जाता है। अगला क्या है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी, नेपाल में मेरे भाई डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि डेमोक्रेसी कब यहाँ पर वापस से एस्टेब्लिश हुई थी, तो साल 2006 का वो मामला है जब यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित किया गया था। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है। हालांकि इसको कभी आप अगर गूगल करेंगे ना तो वहां पर 20,000 की बात की गई है कि 20,000 की पॉपुलेशन पर आप जिला परिषद गठित कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन 5, 10, 15, 20 है ना, काफी हमें दूर दिख रहे हैं, है ना। तो अब आप लोग डिसाइड करिएगा कि इसमें आंसर क्या मानेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से माना जाएगा तो 50,000 मान सकते हैं, क्योंकि 20,000 या इससे ज्यादा, 20,000 या इससे ज्यादा की बात करता है, 20,000 प्लस की बात करता है, तो आपका डी सही हो जाएगा। हालांकि जो एग्जैक्ट आप कहेंगे कि जो आंसर होना चाहिए वो आपका 20,000 होना चाहिए। ठीक है, चलो, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है भैया। आपके पटना में नगर निगम होगा तो वहां पर आप लोग एक शब्द सुनते होंगे मेयर, कि यहाँ के मेयर फलाना है, ढिकाना है ना। तो बेटा मेयर को ही हिंदी में कहते हैं महापौर, इसी को हिंदी में कहा जाता है महापौर। मेरे भाई आपका महापौर हो जाएगा इसका। नगर आयुक्त मेरे भाई कमिश्नर कहा जाता है, जो कि क्या बोलते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की एक हायरार्की होती है ना। जब डीएम साहब का प्रमोशन होता है तो वो कमिश्नर बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण किसे कहेंगे, मीडिया को स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। राजनीतिक दल, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। भाई राजनीतिक दल, अगर मेरे भाई डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं होंगी तो कभी संसद बनी नहीं पाएगी, है ना, मीडिया कभी उसको कवर नहीं कर पाएगी, और जो न्यायालय कभी उस पर निर्णय नहीं दे पाएगा मेरे भाई। इसीलिए जो राजनीतिक दल होंगे वही क्या करेंगे, वही इन तीनों का मिलकर के निर्माण करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगी। बंबई राज्य का विभाजन किस राज्य का गठन किया गया था, क्या पूछ रहा है, बंबई राज्य का विभाजन करके किस राज्य का गठन किया गया था। अच्छा,
बंबई प्रांत हुआ करता था। आपने सुना होगा स्टार्टिंग में 3 बड़े प्रांत बनाए गए थे, मद्रास प्रांत, है ना, बंबई प्रांत, पहले उसका नाम बंबई था, है ना, और बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत, बंगाल से मेरे भाई अलग होकर के आप देखते हैं उड़ीसा, बिहार, आसाम, बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र बनता है किससे मेरे भाई? बंगाल प्रांत से। बंबई प्रांत को जब तोड़ा गया तब यहाँ से 2 प्रांत बन करके आए, एक मेरे भाई गुजरात जहां पर गुजराती लोग थे, और मेरे भाई एक आपका महाराष्ट्र जहां पर मराठी लोग थे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए और बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते क्या बोल रहा है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? ये आपका 80 क्वेश्चन, ओ माय गॉड, कितने मिनट में करा दिया मैंने भैया आपको 55 मिनट में आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, वो भी सारे 80। तुम्हें सिर्फ 40 करने हैं, तुम्हें तो सिर्फ 40 करने हैं, आराम से कर लेना। तो यूरोपियन संघ जिसको हम लोग ईयू कहते हैं, इसका मुख्यालय मेरे भाई कहाँ है? ब्रुसेल्स में है ना, ब्रुसेल्स में है। ठीक है भैया, तो यहां से आपका खत्म होता है क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मेरे भाई यहां से खत्म होता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई क्या? तो सब्जेक्टिव। अब हम लोग मेरे भाई यहां से स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई क्या? तो सब्जेक्टिव हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को पढ़ना और पढ़ करके उसका उत्तर देना। लिखना कैसे है मैं आप लोग के लिए ये लेकर के आया हूं, है ना, लिखते कैसे हैं, क्लियर है? चलो मैं थोड़ा पानी पी लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, नहीं होगी तो भी पीऊंगा, मेरा मन। बहुत बढ़िया हैरी, आगे बढ़े। चलो अब हमें सारे प्रखंडों को सॉल्व करना है। इतिहास करेंगे, फिर राजनीतिक शास्त्र करेंगे, भूगोल करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, इसके बाद हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट भी सॉल्व करेंगे। पहले इतिहास को सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इतिहास मेरे भाई क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, 1 से 6 तक है, इनमें से आपको 3 करने हैं, पर मैं आपको 6 के आंसर दूंगा, परेशान मत रहना, है ना। 2 अंक इसमें डिसाइड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आदि औद्योगिकरण से क्या अभिप्राय है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपसे पूछा गया है ना, कि आदि औद्योगिकरण से आप लोग क्या समझते हैं, है ना भैया। तो आदि औद्योगिकरण उस प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं जब कारखानों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, लेकिन ये उत्पादन घरों और छोटी कार्यशालाओं मशीनों के बजाय हाथ से होता था, है ना, जिस पर व्यापारी नियंत्रण रखते थे। ये औद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप में देखा गया था। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो काम होता था हाथों से, है ना, एक छोटे कारखाने में, गांव में, है ना, जिस पर कोई व्यापारी क्या करता था? अपना कंट्रोल रखता था, उसे हम लोग कहते हैं आदि औद्योगिकरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस क्यों लिया गया था? बंगाल विभाजन के निर्णय को आखिर वापस क्यों लिया गया था? बंगाल विभाजन मेरे भाई कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। इसके बाद क्या था? पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर दौड़ गई थी। स्वदेशी आंदोलन की लहर दौड़ गई थी, और अंग्रेजों ने जो सोचा था उसका उल्टा उन्हें देखने को मिला था। ठीक है, उन्होंने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधे, है ना, रक्षाबंधन बनाया गया था। तो सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। बंगाल विभाजन का निर्णय मुख्य रूप से भारतीयों के तीव्र और वाइड स्प्रेड विरोध के कारण वर्ष 1911 में वापस ले लिया गया था। ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया था कि विभाजन ने हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के बजाय उन्हें औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्या कर दिया है? एकजुट कर दिया है, इसलिए उसको वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद में क्या अंतर है? भैया यूटोपियन मतलब जो कल्पना वाला होता है ना, जैसे कि सेंट साइमन कर रहे थे, क्या कहते मेरे भाई? कल्पना से काम कर रहे थे, है ना भैया, ऐसा होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? इमेजिनेशन हो जाएगा, यूटोपिया हो जाएगा, कल्पना दर्श हो जाएगा। और वैज्ञानिक समाजवाद क्या होगा? जिस पर तोल मोल करके बात की जाएगी। तो यूटोपियन समाजवाद एक आदर्श, नैतिक और काल्पनिक समाज की कल्पना करता है जहां सभी खुशहाल होंगे, समान होंगे। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद, ऐतिहासिक आर्थिक और वैज्ञानिक विश्लेषण पर क्या था? बेस था, जो वर्ग संघर्ष और उत्पादन के भौतिक साधनों के माध्यम से क्रांति द्वारा वास्तविक बदलाव लाने का दावा करता है। यूटोपियन समाजवाद आदर्शवादी और सुधारवादी है, जबकि जो आपका वैज्ञानिक समाजवाद है वो ऐतिहासिक, भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष में समाज को क्या करता है? परिवर्तन का आधार मानता है। तो आपको मेरे भाई ऐसे उसका आंसर करना है। सारे आंसर मैं आपको दूंगा, पीडीएफ आपको दूंगा, आराम से पढ़ना और अपने पेपर को बूस्ट करके आना। ठीक है, अगला कह रहा है बोल्शेविक क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा? बोल्शेविक क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा पूछा जा रहा है। बोल्शेविक क्रांति याद है ना, लेनिन ने जिसके माध्यम से किया था, पूरा याद रखिएगा आप लोग। बोल्शेविक क्रांति पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने क्या किया था? जार शाही, जो जार निकोलस था, कौन था मेरे भाई? जार निकोलस को खत्म कर पहली कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी।
समाज को वर्ग विहीन बनाने का लक्ष्य रखा, अर्थव्यवस्था को राज नियंत्रित किया और विश्व स्तर पर समाजवादी आंदोलन को प्रभावित किया था। पहला आंदोलन था जिसने पूरे वर्ल्ड को क्या किया था, एक बार सोचने पर मजबूर किया था कि क्या हम भी अपने अपने यहाँ पे वर्ग शासन ला सकते हैं या वर्ग विभाजन को खत्म कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात थी ये, है ना, उस समय के दौर के लिए, जिससे से शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी के लिए एक वैचारिक प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई थी। भले ही रूस की पिछड़ी आर्थिक स्थिति ने मार्क्सिस्ट सिद्धांतों के लिए चुनौती खड़ी की थी, है ना, ये नॉर्मल सी बात थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था कि हम भी क्या कर सकते हैं, एक बार पूरे समाज, पूरे यूरोप में क्या कर सकते हैं, या पूरे समाज में क्या कर सकते हैं, समाजवाद को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के दो प्रावधान बताइए। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसी को हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या पूछ रहा है, अब इसने दो प्रावधान क्या किया था, तो पहला क्या था, इसने मेरे भाई द्वैध शासन लेकर के आया था, राज्यों में द्वैध शासन लेकर के आया था, है ना, राज्यों में क्या लेके आया था, द्वैध शासन लेकर के आया था। और दूसरा क्या किया था, केंद्रीय विधानमंडल में इसने बदलाव कर दिया था, है ना, केंद्रीय विधानमंडल में इसने बदलाव किया था। और पहली बार देखा गया था कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ गई थी। पढ़ो, हाँ देखो, पहला क्या था, उसने डायरकी लेकर के आया था, प्रांतों में विषयों को आरक्षित, वित्त और गृह हस्तांतरित, शिक्षा विश्वास में बांटा गया था। आरक्षित विषयों पर गवर्नर और उसकी पर्षद नियंत्रण रखती थी, जबकि हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण था, जो विधान परिषद के प्रति क्या थे, जवाबदेह थे। फिर केंद्रीय विधानमंडल में बदलाव किया गया था। केंद्र में पहली बार द्विसदन विधानमंडल, राज्य परिषद और विधानसभा स्थापित की गई थी। अधिकांश सदस्यों चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता था, जिससे भारतीयों की भागीदारी वहां पर देखने को हमें मिलती है। अगला आपसे कह रहा है फ्रैंकफर्ट संसद क्यों बुलाई गई थी, जर्मनी का मामला है मेरे भाई, जर्मनी का मामला है, फ्रैंकफर्ट संसद क्यों बुलाई गई थी मेरे भाई, इसके परिणाम क्या हुए। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्यों बुलाई गई थी मेरे भाई, तो जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, है ना। 1848 की क्रांति के बाद जर्मन राज्यों को एक करना और क्या करना, एकीकृत राष्ट्र राज्य बनाना, इसके लिए बुलाई गई थी। दूसरा, लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए, है ना, क्या करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे और क्या करेंगे, एक संविधान का निर्माण करेंगे। तीसरा, राष्ट्रवाद और उदारवाद के लिए, है ना, कि राष्ट्रवाद के द्वारा क्या होगा, जर्मनी को यूनाइट किया जाएगा, और जो उदारवादी हैं वो एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करेंगे जहां पर सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को वहां पर लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इतिहास का ही है, कि दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा रहा हूं, हो सकता है ये एज इट इज तुमसे पूछ लिया जाए, है ना, एज इट इज तुमसे वहां पर ये पूछ लिया जाए। तो साम्यवाद को दक्षिणी वियतनाम में फैलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने रोकथाम की नीति के तहत कई प्रमुख सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक कदम उठाए, जिसने सामूहिक रूप से वियतनाम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना, दुनिया में आफ्टर फ्रीडम जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, है ना, चाहे वो तुम अफगानिस्तान में देख लो, चाहे तुम यहाँ पर वियतनाम में देख लो, है ना, चाहे तुम गल्फ कंट्रीज में देख लो, चाहे तुम लैटिन अमेरिका में देख लो, सब में अमेरिका ने कहीं ना कहीं ऊपर नीचे वाला काम किया है। करता कुछ नहीं है, बस उंगली करके चला आता है ना। अमेरिका को वैसे भी डरपोक कहा जाता है, नो डाउट, पता नहीं विश्व ने उसको बता दिया सो कॉल्ड पावर, लेकिन मुझे नहीं लगता। आप देखिए, अगर यही होता तो अफगानिस्तान में कैसे तालिबान सरकार आ जाती, वियतनाम में अमेरिकी पकड़ के मारे गए थे, भागे थे यहां से, अमेरिका यहां पर जीत थोड़े पाया था। लेकिन सब चीजें आप लोग को लिखना पड़ेगा, पढ़ेंगे आप लोग तो मजा आएगा, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, परेशान मत रहिएगा। अमेरिका द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित थे, सैन्य और आर्थिक सहायता। अमेरिका ने 1950 दशक की शुरुआत से ही दक्षिण वियतनामी सरकार को भारी मात्रा में धन, सैन्य उपकरण और रसद, मतलब खाना पीना भेजा था। फिर सैन्य सलाहकारों की तैनाती, प्रारंभ में अमेरिका ने दक्षिण वियतनामी सेना को प्रशिक्षण दिया था और समर्थन देने के लिए अपने सैन्य सलाहकारों की संख्या में काफी वृद्धि की थी। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में यह संख्या बढ़ करके 16,300 के पास पहुंच गई थी। ठीक है, अगला देखो, CIA की गुप्त गतिविधियां। CIA मेरे भाई क्या था, खुफिया एजेंसी ना अमेरिका की, ने सामरिक प्रभाव को रोकने के लिए दक्षिण वियतनाम में गुप्त कार्रवाइयां की थी। ठीक है, फिर सैन्य, रणनीति और रसायन। अमेरिका ने वियतनाम में छिपने के स्थानों और खाद्य आपूर्ति को बाधित करने के लिए बड़े जंगली इलाकों में एजेंट ऑरेंज जैसे जहरीले शाकनाशकों को छिड़काव किया था। ठीक है, फिर क्या था, फिर मेरे भाई कूटनीतिक गठबंधन किया गया था। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने 1954 में दक्षिणी पूर्व एशिया संधि संगठन की स्थापना में की थी, जिसका उद्देश्य क्या करना था, देशों को सामाजिक खतरे बचाना था, है ना। तो ये सारे पॉइंट है, आपको PDF मिल जाएगी, आराम से इसको देखते रहना, ठीक है ना। फिर सरकार का वहां पर उन्होंने समर्थन भी किया था। तो ये सारे पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है, जिसको आपको लिखना पड़ेगा। चलो अब देखो, ये क्या मेरे भाई, ये आपका यहाँ पर है लॉन्ग आंसर। खंड 2 इतिहास का मेरे भाई, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका है लॉन्ग आंसर। ठीक है, ये आपका मेरे भाई लॉन्ग आंसर, इसको देख लीजिएगा। 7 और 8 दो क्वेश्चन दिए गए हैं।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा में गति प्रदान की थी, है ना। लॉन्ग आंसर है, थोड़ा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो उत्तर क्या लिख रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन भागीदारी, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को अपनाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की थी, है ना, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी। बताओ क्या क्या किया था, तो जन आंदोलन का एक स्वरूप तैयार किया गया था। गांधी जी के आगमन से पहले राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षित अभिजात वर्ग तक सीमित था। आप देखेंगे 1915 के पहले जो जो आंदोलन हुए थे उसमें आप देखेंगे जो बड़े बड़े लोग थे ना उन्हीं का ही बोलबाला था, और जो बड़े लोग थे ना क्योंकि एजुकेटेड थे तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार में क्या करते थे, सहमति दिखाते थे। लेकिन जब गांधी जी आए ना तो उन्होंने हर वर्ग को चुना। आप देखो 1917 में किसानों का समर्थन किया, 1918 में मजदूरों का समर्थन किया, 1918 में गुजरात के किसानों को साथ लिया, 1919 में सिखों का समर्थन किया, मुस्लिमों को अपने साथ बैठाया खिलाफत समिति के द्वारा, 1920 में सबसे बड़ा मास मूवमेंट कर दिया, असहयोग आंदोलन। तो देख रहे हैं परिवर्तन, देखिए वहां पर पहले शिक्षित अभिजात वर्ग, यहां संपूर्ण भारतीय। तो ये एक परिवर्तन था जो गांधी जी के आने के बाद देखा गया। ठीक है, उन्होंने हर वर्ग को जोड़ा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, छात्र हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको जोड़ करके आंदोलन को आगे बढ़ाया। फिर अहिंसा और सत्याग्रह पर उन्होंने बल दिया कि भैया हम आंदोलन करेंगे पर सत्य और अहिंसा के माध्यम से करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, गोली बारूद लेके नहीं चले जाएंगे, बल्कि प्रेम से अपनी बातें रखेंगे। ठीक है, फिर राष्ट्रव्यापी एकता, ना आंदोलन ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समुदाय और वर्गों के लोगों में क्या किया था, एक उद्देश्य के लिए उन लोगों को एकजुट किया था, जिससे क्या बढ़ सके, राष्ट्रवाद फैल सके। फिर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी आत्मनिर्भरता दोनों कौन लेकर के आए थे, महात्मा गांधी। स्वदेशी वस्तु को उपयोग और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, फिर राजनीतिक चेतना को जगाना, छोटे शहरों और गांव तक आंदोलन के प्रसार ने आम जनता में क्या किया था, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई थी। आप देखिए ना कि जब गांधी जी 1930 का वो कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो गांव गांव की महिलाएं उनको देखने के लिए आ रही हैं। महिलाएं क्या कर रही हैं, राष्ट्र के प्रति सचेत हो रही हैं, जागृत हो रही हैं, और राष्ट्र को क्या मान रही है, सर्वोच्च मान रही है। तो ये काम किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। फिर नेतृत्व और संगठन, नेतृत्व के मामले में गांधी जी का क्या कहना, उनसे बड़ा नेतृत्व किसी ने दिया ही नहीं है ना। सत्य और अहिंसा के माध्यम से क्या किया था, आजादी दिलवा दी थी, दे दी हमें आजादी गांधी जी ने। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे। चलो अब भैया यहां से आपका आता है खंड राजनीतिक विज्ञान का। यहां से मेरे भाई आपका खंड आता है किसका, राजनीतिक विज्ञान का आता है। ये 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 9, 10, 11, 12 टोटल 4 क्वेश्चन है, कोई 2 आप लोग आंसर दे दीजिएगा, मैं आपको चारों कराऊंगा। पहला पूछ रहा है कि लैंगिक विभेद से क्या तात्पर्य है ना। क्या कर रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी की बात कर रहा है, लड़का लड़की की बात कर रहा है ना, इसे कहते हैं लैंगिक विभेद, है ना। जेंडर इनइक्वलिटीज कि ये काम लड़की कर सकती है, ये काम लड़का कर सकता है, ऐसी कोई बात कर रहा है। ठीक है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा है जिसमें लोगों के साथ उसके लिंग, है ना, की पहचान करके पुरुष, महिला या अन्य के आधार पर क्या होता है, अनुचित और असमान व्यवहार किया जाता है ना। इसमें क्या शामिल है, तो असमान अवसर, शिक्षा, नौकरी और करियर में महिलाओं या अन्य किसी लिंग के पुरुषों को बराबर अवसर नहीं मिलता है। फिर वेतन का अंतर, आपने देखा होगा कि आज भी देखो ना, आज भी अपने आसपास देखो ना कि भैया कि आपके घर में आपकी माता जी घर का काम करते हो, पिताजी बाहर का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जेंडर इनइक्वलिटीज हैं। आप देखिए अगर आप किसी विद्यालय में अगर आपकी कोई दीदी भैया पढ़ा रहे होंगे तो वहां भी जो सैलरी दी जाती है उसमें भी अंतर होता है। लड़के रात में बाहर घूम सकते हैं, लड़के रात में बाहर नहीं घूमती, है ना। जो सामाजिक लोग हैं वो भी क्या करते हैं, लड़का लड़की में अंतर करते हैं कि लड़की पैदा नहीं होने देंगे, गर्भ में ही उसको मार देंगे, आज भी होता है ना। खाप पंचायत हरियाणा में देखो कि अगर आपने कहीं लड़कियों ने कुछ डिमांड कर दी तो क्या करते हैं, लड़कियों को ही मार देते हैं, है ना। फिर जो सामाजिक अवचेतना होती है वो लड़कियों के लिए बड़ी गंदी हो जाती है ना। लड़कियां जब बड़ी हो रही होती हैं तो जो समाज के जो अराजक तत्व होते हैं उन्हें परेशान करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समाज में देखने को मिलती है ना। फिर आपकी रूढ़िवादिता हो जाती है, चल जा भाई। रूढ़िवादिता समाज द्वारा लिंग के आधार पर तय की गई भूमिका, जैसे घर का काम केवल कौन करेंगी, तो महिलाएं करेंगी, ये सारे काम यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है कि सांप्रदायिकता किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए खतरा है। भैया सांप्रदायिकता, संप्रदाय के नाम पर युद्ध कर लेना, हिंदू मुस्लिम करा देना, है ना, कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, हमारा धर्म तुमसे श्रेष्ठ है, ये सारी चीज किसमें होती है, सांप्रदायिकता में होती है, कम्युनिज्म बोलते हैं। सांप्रदायिकता कई मायने में लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि ये उन मूल सिद्धांत को कमजोर करती है जिन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी होती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे सिद्धांत को क्या करती है, नष्ट कर देती है। ये लोकतंत्र की आत्मा को मारती है, उसे केवल बहुमत के शासन में बदल देती है, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की कोई गारंटी हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अगला कह रहा है ग्राम कचहरी के क्षेत्र देखो बताइए।
तो ग्राम कचहरी पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण स्तर पर स्थापित एक न्यायिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे विवाद के लिए क्या करना है, उन्हें सुलझाना है। ग्राम कचहरी की क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से दीवानी और आपराधिक मामलों तक सीमित है जो संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियम जैसे बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा क्या होता है, परिभाषित किए जाते हैं, है ना। इतना पॉइंट आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्या भाई, अगला है भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जहां पर लोगों को समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार दिए गए हैं। बहुत शानदार लोकतंत्र है। आप अपनी सरकार की मुखालफत भी कर सकते हैं, है ना। दुनिया के कई देशों में नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने धर्म को चुन सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने हिसाब से कहीं भी घूम सकते हैं। तो बहुत प्यारा लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान का है। अब देखो इसकी 2 विशेषताएं, पहली क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना भैया, कि अगर तुम 18 साल के ऊपर हो मस्त जाओ और वोट देकर के आओ, कोई तुमको रोक नहीं सकता। सभी नागरिकों को क्या मेरे भाई मतदान का अधिकार है। आप किसी भी लिंग को हो, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, डजंट मैटर, 18 ईयर कंप्लीट कर दिए हो, वोट देने तुम जा सकते हो। दूसरा मेरे भाई क्या, प्रातिनिधिक लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली। भैया जो चुने हो वो व्यक्ति होंगे वो तुम चुन करके भेजोगे, है ना, और वो तुम्हारे लिए क्या होंगे, तो उत्तरदायी होंगे। तो दोनों विशेषता हो जाएंगी। पहली क्या होगी, पहली होगी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दूसरा आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र। लिख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगी। अगला क्या भाई 13 बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ मेरे भाई आता है आपका क्या, दीर्घ उत्तरी, है ना। अब मेरे भाई ये आपका राजनीतिक विज्ञान में क्या है, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ना। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इनमें से आपको सिर्फ एक करना है। 13-14 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए कितने 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जन संघर्ष लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है। जन संघर्ष लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है, इसको पढ़िएगा। मैंने इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, एक बार इसकी पीडीएफ जरूर पढ़ लेना। जनसंघर्ष लोकतंत्र को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। मुख्य रूप से इसे मजबूत और सुदृढ़ बनाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या करता है, तो अस्थिरता पैदा करता है। मैंने दोनों बातें लिखी हैं, उसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव, आप भी ऐसे लिखिएगा। जैसे मजबूत कैसे करता है, तो क्या करता है, जनसंघर्ष जन भागीदारी बढ़ाता है, लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है, जिससे आम जनता में क्या होता है, लोकतंत्र में हिस्सेदारी बढ़ जाती है। फिर जवाबदेहिता और उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित करता है ना। क्या करता है, जो गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, उसमें वो आपके प्रति मतलब जनता के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। और इससे क्या होगा, इससे जनता सुदृढ़ होगी, क्योंकि उसको पता है ना कि हमने जिसको बैठाया है लोकतंत्र में, सत्ता में, वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो जवाबदेह है। हमारे प्रश्नों का उत्तर करना उसका क्या होगा, प्रथम कर्तव्य माना जाएगा। फिर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ सकती है। जब किसी तरह के अन्याय, असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठती है तो आंदोलन में समाज और न्याय में क्या होता है, स्थापित करने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है, चलो अब इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट भी है। इसके मेरे भाई क्या, इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट भी, जैसे इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट जैसे देखिए, सामाजिक तनाव और अस्थिरता। कभी कभी विभिन्न समूह के टकराव से सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है और क्या होता है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, ये भी देखने को मिला है ना। फिर शांति के खतरा, यदि जन संघर्ष हिंसक रूप ले लेते हैं तो अपर्याप्त लोकतांत्रिक सुधारों के कारण होते हैं, तो वे शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका। आपने देखा होगा ना कि जन संघर्ष हुआ और सत्ता परिवर्तित हो गई, है ना, मारकाट मची, हिंसात्मक आंदोलन हुए, सिविल वॉर जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। फिर ध्रुवीकरण, शासक दल कभी कभी समुदाय को आपस में लड़वा कर सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश करते हैं, इससे क्या होता है, इससे समाज गहरी खाई में गिर जाता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों पॉइंट लिखेगा, मैंने आपको दोनों दिया हुआ है, आपका उत्तर बेहतरीन होगा और 4 नंबर आपको यहाँ से पूरे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया ना, साइंस स्वतंत्र वाला, दोबारा आ गया क्या, आगे बढ़ते हैं अब। चलो अब भैया, अब आपका आता है अर्थशास्त्र। अब आपका मेरे भैया आता है क्या, खंड 2 अर्थशास्त्र। पढ़ो इसको, क्या क्या देखो, इसमें 15 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में और पॉलिटी में टोटल आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, पहला कह रहा है मानव विकास सूचकांक के संकेतकों का उल्लेख करिए। मानव विकास सूचकांक में भाई जो संकेतक है ना, उसका उल्लेख करना, और करते हैं। तो भैया इसको हमें यहाँ पर देखना है क्या, मानव विकास सूचकांक के संकेतकों का हमें उल्लेख करना है। पढ़ लेते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग कहते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जारी एक महत्वपूर्ण मापक है जिसका उपयोग देशों की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। ये केवल आर्थिक विकास के बजाय मानवीय विकास को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये मेरे भाई इनकम के साथ साथ जो ह्यूमन डेवलप होता है उसकी बात भी करता है। 3 इसमें पैरामीटर होते हैं। पहला होता है आपका क्या, हेल्थ,
है ना, फिर होता है आपका एजुकेशन, फिर वो आपका होता है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड बेटा इसमें इनकम आती है, लिविंग स्टैंडर्ड में भाई ये आपकी इनकम से परिभाषित होता है। अब आप कहेंगे सर जी आपने अंग्रेजी लिख दिया, हिंदी कौन लिखेगा, लिखता हूँ मेरे भाई। हेल्थ को कहते हैं स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा एजुकेशन, और जीवन स्थिति लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसी मेरे भाई क्या आती है आपकी आय भी काउंट की जाती है मेरे भाई। ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों इसके मापक हो जाएंगे। मापक याद रखिएगा हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें हम लोग इनकम को क्या करते हैं तो शामिल करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या पूछा है। अगला आपको पूछा है कि उदारीकरण, अरे वाह रे वाह 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 वाह, उदारीकरण की चर्चा कर रहा है, उदारीकरण की बात कर रहा है कि भैया उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। अब ये कर देते हैं। उदारीकरण का अर्थ उन सरकारी प्रतिबंधों या नियंत्रणों को ढीला करना है या हटाना है जो सामान्य रूप से आर्थिक और सामाजिक नीति में निजी, व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करते हैं। यह अर्थव्यवस्था को अधिक खुला, प्रतिस्पर्धी और निजी क्षेत्र के लिए सुलभ बनाने की प्रक्रिया है। आर्थिक संदर्भ में उदारीकरण में आमतौर पर निम्नलिखित उपाय शामिल किए जाते हैं। पहला, व्यापार बाधाओं को कम करना। पहला उपाय क्या है कि भैया व्यापार बाधाएं, मतलब जो बाउंडेशंस हैं, है ना, जो रिस्ट्रिक्शन है उसे कम करना। दूसरा, विनिवेश करना, इन्वेस्ट करना, है ना, कि बाहर की कंपनियों को बुलाना और बोलना भैया आ जाओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, है ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि बाहर की कंपनियां आके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे मान लो टेस्ला बैंगलोर में उसने अपना ऑफिस खोला है, अमेजॉन हो गया, है ना, आपके और बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जो हिंदुस्तान में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, विनिवेश कर रही है। ठीक है, चलो अब भैया ये आपका ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है 15 से 18 ना। हाँ चलो ठीक है। अगला आपसे पूछा जा रहा है भैया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का क्या उद्देश्य है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि इसकी स्थापना क्यों गई थी, क्यों की गई थी। नॉर्मल सी बात है, विश्व व्यापार संगठन मतलब व्यापार को सूचित करना, व्यापार को निर्देशित करना, व्यापार को विनियोजित करने के उद्देश्य से WTO की स्थापना की गई थी ताकि दुनिया में हर जगह क्या हो सके, स्मूथली हम लोग ट्रेड कर सके। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिससे प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौता का स्थान लिया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक मुक्त, निष्पक्ष और अनुमानित वैश्विक क्या करना है, व्यापार सिस्टम को डेवलप करना है। इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई, तो व्यापार बाधाओं को कम करना। नॉर्मल सी बात है भाई ना, जो बाउंडेशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है उसे कम करना। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम को स्थापित करना, है ना, कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होंगे तो उसके लिए क्या रूल होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, इसके लिए मेरे भाई क्या किया था, इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। चलो अगला कह रहा है कि उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं में अंतर को स्पष्ट कीजिए, कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई इसका उद्देश्य देख लो। उद्देश्य क्या है, ये वस्तुएं व्यक्तिगत उपभोग के लिए खरीदी जाती हैं और सीधे उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। कौन सी, जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको चावल बनाना है, आप मार्केट गए, आपने चावल खरीद लिया, है ना, तो वो आपकी सीधे क्या करेंगी, नीड को फुलफिल करेंगी। पूंजीगत क्या होती है, ये वस्तुएं भविष्य में अन्य वस्तुएं विशेष का उपभोक्ता के उत्पादन खरीदी जाती हैं। पूंजीगत क्या होती है, बड़ी बड़ी चीजें, है ना। जैसे आपने कहीं कोई मशीन खरीद ली, मशीन क्या करेगी, आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बढ़ाएगी। फिर मांग का स्वरूप क्या होता है, इसकी मांग डायरेक्ट होती है क्योंकि उपभोक्ता सीधे इन्हें अपनी संतुष्टि के लिए चाहते हैं। ये मांग अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न होती है क्योंकि इनकी मांग उपभोक्ता वस्तुओं की मांग से उत्पन्न नहीं होती है। फिर उत्पादन प्रक्रिया, ये अंतिम उत्पाद होते हैं और आगे की उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में नहीं लाए जाते, है ना। ये उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में किए जाने भौतिक संसाधन है, जैसे मशीनरी और उसका उपकरण। इसको बारंबार यूज कर सकते हैं, इसको बारंबार यूज नहीं कर सकते। आपने एक बार चावल बना लिया, आप पुनः उसका यूज नहीं कर पाएंगे, आपको फिर नया चावल लेना पड़ेगा। लेकिन मशीन है, आपने एक बार उपयोग किया, बारंबार उसका उपयोग कर सकते हैं। मूल्य लागत, आमतौर पर इनकी कीमत पूंजीगत वस्तुओं की तुलना में कम होती है। नॉर्मल सी बात है, एक मशीन करोड़ों मिलेगी, एक चावल 50 किलो मिल जाएगा। ठीक है, इनकी कीमत अक्सर अधिक होती है और दीर्घकालीन निवेश होते हैं। उदाहरण, भोजन, कपड़े, जूते, टेलीविजन वगैरह, मशीनरी, कारखाने, भवन, वाणिज्यिक वाहन इत्यादि। ठीक है, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इस पर आप लोग क्या करेंगे, स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखो क्या कह रहा है। अगला मेरे भाई इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा है आपका लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर में क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। और कर लेते हैं भैया। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का माप है। यह देश की आर्थिक गतिविधियों और प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक है। राष्ट्रीय की गणना करते समय कई प्रकार की व्यावहारिक और वैचारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनका वर्णन नीचे दिए गए हैं। पहले देखो राष्ट्रीय की परिभाषा, देखो क्या कर सकते हो, तो बेटा इसको स्टार लगा लो, है ना, कि राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या करती है, संदर्भित करती है, जिसे अक्सर जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की अवधारणाओं के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। अब इसमें कठिनाइयां क्या क्या आती है देख लो।
देखो इसमें मेरे भाई देखो इसमें कठिनाइयां क्या क्या आती हैं। आज भाई तुम काहे परेशान हो जाते हो चाचा। इसमें देखो कठिनाइयां क्या क्या आ रही देखो। इसमें कठिनाइयां देखो, कठिनाइयां कि भैया गैर मौद्रिक लेन देन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का बहुत हिस्सा अदला बदली बार्टर सिस्टम के माध्यम से या बिना किसी मौद्रिक भुगतान के होता है, जैसे घर के काम, स्वयं उपभोग की वस्तुएं। क्योंकि इन गतिविधियों का बाजार मूल्य दर्ज नहीं होता, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। फिर भैया काला धन, भारत जैसे देश में एक बड़ा असंगठित क्षेत्र मौजूद है। इस क्षेत्र में आय और उत्पादन का कोई औपचारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इसके अलावा काले धन से होने वाली आय है ना को भी इसमें रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाता, जिससे वास्तविक आय का अनुमान हम कभी लगा ही नहीं पाते, है ना। आप पता ना कई ऐसे लोग जिनके पास ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाती, है ना। तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय एक्चुअली में कितनी है इसको हम कभी भी परिभाषित नहीं कर पाते। फिर मूल ह्रास का अनुमान, है ना, किसका मेरे भाई, तो मूल ह्रास का अनुमान पूंजीगत वस्तुएं के टूट फूट और अप्रचलन के कारण हुए नुकसान का सटीक अनुमान लगाना बहुत कठिन है। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के मूल ह्रास की दरें अलग अलग होती है और इनका सटीक मूल्यांकन हम लोग एनएनपी में नहीं कर पाते, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर डेटा संग्रह में समस्या और विश्वसनीयता, देश के हर हिस्से में विश्वसनीय और समय पर डेटा इकट्ठा करना बड़ी चुनौती है। निरक्षरता, रिकॉर्ड रखने की खराब आदतें और सर्वेक्षणों में गलत जानकारी देने की प्रवृत्ति से क्या होता है, डेटा प्रभावित होता है ना। मुझे देख लो, मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ, कोई सामान लेके आता हूँ उसको लिखता नहीं हूँ, फिर बाद में मुझे पता चलता है भाई मेरे पैसे कहाँ चले गए। तो सोचो मैं भी कहीं ना कहीं इसको लापरवाही में करता हूँ। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो क्या करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, जो एग्जैक्ट अमाउंट होता है उसे कभी या भूल जाते हैं या उस वक्त नहीं, उस समय नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, इससे नुकसान होता है। और कभी भी हम एग्जैक्ट जो नेशनल इनकम उसे हम काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, चलो अब भाई यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर है किसका, इकोनॉमिक्स का। क्या कह रहा है भैया, भाई कह रहा है आर्थिक विकास के माप के किन्हीं 4 सूचकों का वर्णन कीजिए। चलो, आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं या सुधार शामिल किया जाता है, रिफॉर्म शामिल किए जाते हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख 4 सूचक निम्नलिखित हैं। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भैया नॉर्मल सी बात है, इसका आकलन कब करते हैं, अंतिम मूल्य पर करते हैं। इसका उत्पादन हम लोग कब करते हैं भाई, या इसका जो मूल्यांकन है वो कब करते हैं, तो अंतिम वस्तु पर करते हैं। ठीक है, जीडीपी। जीडीपी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक का मूल्य या अंतिम मूल्य है। आर्थिक विकास का सबसे सीधा और पारंपरिक माप प्रति व्यक्ति आय है, जो कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या विभाजित करके प्राप्त किया जाता है ना। टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल इनकम हम निकाल सकते हैं। यह सूचकांक देश की आर्थिक वृद्धि की गति को दर्शाता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय आमतौर पर बेहतर जीवन संकेत को दर्शाती है। अगर आप लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जितना ज्यादा हाई होगा, उतना ज्यादा आप डेवलप माने जाएंगे, उतना ज्यादा आप परिपक्व माने जाएंगे। दूसरा मेरे भाई क्या होगा, दूसरा मेरे भाई है मानव विकास सूचकांक, HDI, है ना। यूएनडीपी क्या करता है, आर्थिक विकास के साथ साथ मानव कल्याण को भी मापता है। ये केवल आय पर ध्यान नहीं देता बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी मापता है। इसके लिए क्या करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना। अगला क्या भाई, अगला है भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक। क्या मेरे भाई, भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक, क्या कह रहा है, ये सूचकांक मॉरिस डी मॉरिस, याद रखना, मॉरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। ये आर्थिक कल्याण के बजाय जीवन के भौतिक गुण पर ध्यान केंद्रित कराता है। इसमें 3 घटक को शामिल किया जाता है, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और मूल्य साक्षरता दर, बेसिक लिटरेसी रेट। ठीक है, ये सीधे तौर पर बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूर्ति करता है और दर्शाता है कि सरकार अपने नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है, जो कि मूलभूत सुविधाएं मानी जाती हैं। फिर मेरे पास अंतिम क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, MPI कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, कभी कभी ना इससे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। MPI गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं मापता, बल्कि देखता है कि लोग अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसी आवश्यक सेवाओं से कितने वंचित हैं, है ना। ये देखता है कि जो मानव है वो वास्तव में जो उसकी बेसिक जो नीड है, क्या वो उसको मिल पा रही है या उसको नहीं मिल पा रही, इसका ये क्या करता है, आकलन करता है। ये गरीबी की वास्तविक और जटिल प्रकृति को समझने में सहायता करता है और नीति निर्माताओं को उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कराने में मदद करता है ना, जहां पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है ना। तो ये 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, मे भी यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलो, है ना। अब हम लोग आ गए अपने सेकंड लास्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है जियोग्राफी, भूगोल, है ना। यहाँ भी आपके लिए सेम है, टोटल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 2 अंक दिए गए हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, गोल्डन क्या बोलते हैं, इसमें जूट की बात होती है ना, मैंने वो भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, जूट की बात करता है। जूट शायद पश्चिम बंगाल में बहुत होता है ना। गोल्डन फाइबर, देखो भूल जाता हूँ, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, जिससे इसे यह नाम इसके सुनहरे भूरे रंग और इसी चमक कारण दिया गया है। इसे क्यों कहते हैं भैया, तो रंग और चमक, जूट का प्राकृतिक रंग सुनहरा भूरा होता है, उसमें एक विशिष्ट रेशमी चमक होती है जो देखने में क्या लगता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। और आर्थिक महत्व,
ये महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो कई किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है ना। और इनका क्या करता है, इसका महंग सोने जैसा होता है। जैसे आपके यहाँ पे पावदान होंगे, आपके यहाँ पे बोरा होगा, बोरी होंगे, है ना, कभी कभी टाट होगी, वो सब इसी में जाती है, जूट में जाती है। ठीक है, चलो अगला क्या, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आपका क्या तात्पर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर निर्यात को बढ़ावा देना है ना, जो विदेशी कंपनी उनको आकर्षित करना है ताकि वो क्या कर सके, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सके हमारे देश में। आर्थिक गतिविधि में तेजी लाना है और घरेलू तथा विदेशी निवेश में को आकर्षित करना है। इन क्षेत्रों में समान राष्ट्रीय कानून की तुलना में अधिक उदार बनाया जाता है ना, और यहाँ पर वाणिज्यिक कानून होते हैं तथा कई तरीके की क्या होता है, इनको टैक्स से छूट दी जाती है। और बेहतर क्या होता है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम बेहतर यहाँ पर व्यापार को प्रदर्शित कर सके। ठीक है, अगला क्या है, सड़क परिवहन का प्रमुख उल्लेख कीजिए। सड़क परिवहन के उल्लेख को दर्शाना है। भैया सड़क परिवहन सबसे सस्ता होता है, सबसे इजी होता है, सबसे सुगम्य होता है ना, लोगों तक पहुंच भी होती है, जैसे डोर टू डोर, है ना। भाई जो ट्रेन है वो आपके घर तक नहीं आएगी, लेकिन जो रोड है वो आपके घर तक जाएगी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा मेरे भाई, है ना, सड़क परिवहन सबसे बड़ा लाभ द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करना है ना। ये एकमात्र ऐसा माध्यम है जो उत्पादक के गोदाम को सीधा उपभोक्ता तक पहुंचा देता है। रेल तथा वायु परिवहन के लिए मेरे भाई क्या होता है, ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, फिर क्या मेरे भाई, जल्दी खराब होने वाली जो सब्जियां हैं उनके भी सड़क परिवहन बहुत फायदेमंद होता है। सब्जियां, फल, दूध, अन्य जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को तीव्र और कुशल परिवहन के लिए क्या होता है, सड़क परिवहन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। लचीलापन और गति, सड़क परिवहन अत्यधिक लचीला होता है। वाहन के मार्गों और समय को यात्रियों को क्या करता है, आसानी से और आवश्यकता अनुसार क्या करता है, उनके गंतव्य तक पहुंचा देता है। ठीक है, चलो अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेगुर की विशेषताओं को बताइए। रेगुर मतलब मेरे भाई ब्लैक सॉइल, है ना, काली मृदा की बात कर रहा है ना, काली मृदा की बात कर रहा है और इसकी विशेषताओं की बात कर रहा है ना। तो भैया पहली विशेषता क्या होगी, इसका गहरा रंग, है ना, ये काले से लेकर भूरे रंग तक का होता है। इसका काला रंग इसमें मौजूद टिटिन क्या बोलता है, टिटने फेरिस मैग्नाइट के कारण होता है। ठीक है, इसमें लोहा बहुत मिलता है। फिर बेटा इसका निर्माण किससे होता है, लावा से होता है। ये मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों बेसाल्ट के अपेक्षा से बनती है और इसमें क्या होता है, इसमें खनिज बहुत मिलता है। अत्यंत महीन और चिकनी होती है। रेगू मिट्टी बहुत महीन होती है और चिकनी मिट्टी क्ले जैसे पदार्थों से निर्मित की जाती है ना। इससे मेरे भाई क्या होता है, ये नमी को धारण कर सकती है, ये पानी को बहुत सोख सकती है ना, इसीलिए इसको हम लोग दरारी मृदा भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये कपास के लिए इसको बहुत ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसको हम लोग कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये मेरे भाई क्या होता है, सोया जुताई की विशेषता होती है। शुष्क और गर्म मौसम दौरान इस मिट्टी में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों का मिट्टी में उचित वायु संचार होता है, जिससे ऐसा लगता है कि मिट्टी स्वयं क्या हो गई है, जुत गई है। ठीक है, इसकी स्वयं जुताई हो गई है। अगला कह रहा है भैया बॉक्साइट की क्या उपयोगिता है। बॉक्साइट की क्या उपयोगिता है इसकी बात कर रहा है, पढ़ लेते हैं। तो बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। ये मुख्य रूप से एल्यूमिनियम धातु का प्राथमिक अयस्क है। विश्व स्तर पर लगभग 90% से अधिक बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में ही किया जाता है ना, एल्यूमिनियम उत्पादन में यह बॉक्साइट की सबसे प्रमुख उपयोगिता है। बॉक्साइट के पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया जाता है और फिर इसे एल्यूमिना को गलाकर शुद्ध एल्यूमिनियम की क्या करते हैं, हम लोग प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों का उल्लेख कीजिए। आखिर उद्योग को क्यों हम स्थानीयकृत कर सकते हैं, तो इसकी चर्चा करनी है। आप कर देते हैं भैया। सबसे पहले कच्चा माल, जितना ज्यादा उद्योग हमारे नजदीक होगा कच्चा माल की प्राप्ति हो जाएगी। फिर परिवहन, है ना, हमें अगर उद्योग का स्थानीयकरण कर देंगे तो हमें इजिली क्या मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है। बाजार, जितना ज्यादा उद्योग आसपास होगा उतना ज्यादा उसको मार्केट मिलेगा, है ना, तैयार माल को बाजार में बेचने के लिए। फिर श्रम, हमें पास में क्या मिल सकते हैं, सस्ते श्रमिक मिल सकते हैं, है ना। फिर ऊर्जा, बिजली, धन का पहुंच मिल सकती है और सरकारी नीतियां, है ना, जो हमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फैसिलिटीज उपलब्ध करा सकती हैं। तो सारे पॉइंट हो गए किसके लिए मेरे भाई, स्थानीयकरण से। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहां से आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्या पूछ रहा है कि भारत में चाय के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भारत में जो चाय के उत्पादक क्षेत्र है उसका वर्णन कीजिए। ये चाय बहुत अच्छी चीज है, मुझे चाय बहुत पसंद है। मेरी चाय की एक बड़ी फेमस शायरी है, सुना दूं। सफेद दूध में कुछ चाय पत्तियां गिरी तो रंग सांवला हो गया। सफेद दूध में कुछ चाय पत्तियां गिरी तो रंग सांवला हो गया। एक भोला भाला सा लड़का तुझसे मिला तो बावला हो गया। भैया तो चाय बहुत जरूरी है, और चाय से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेरा दिल ना बाग बाग हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, चाय अगर तुमको लिखना होगा, तुम चले ना कहाँ, दार्जिलिंग, आसाम, है ना, कर्नाटक के आसपास, वहां पर चाय के बागान होते हैं, है ना, और वहां पर चाय की खेती की जाती है। नगदी फसल के रूप में जाना जाता है, पेय फसल के रूप में जाना जाता है ना। और चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। ठीक है, चलो
चाय मुख्य उत्पादक क्षेत्र आसाम है, पश्चिम बंगाल है, केरल, तमिलनाडु के आसपास इलाका है। भारत में लगभग 83% वार्षिक चाय उत्पादन उत्तरी भारत में होता है, नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें अधिकांश उत्पादन आसाम, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है। आसाम घाटी की कछार यहाँ के मुख्य 2 चाय उत्पादक क्षेत्र है। असम भारत में सबसे बड़ा क्या होता है, चाय का उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की चाय, दुसाई, तराई और दार्जिलिंग यहाँ के 3 प्रमुख चाय के उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल में क्या होता है, चाय का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सतत विकास की अवधारणा को समझाइए। सतत विकास की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात कर रहा है। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो भैया रियो सम्मेलन को याद करना, जो कि 1992 में हुआ था। रियो सम्मेलन को याद करना, जो कि कब हुआ था मेरे भाई, तो 1992 में हुआ था। यहीं से इस अवधारणा को हमने जागृत होते हुए देखा है। सतत विकास एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवधारणा है। अच्छा, ये मेरे भाई आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, तो याद रखिएगा, है ना, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मैं इतना फ्लो में पढ़ा रहा हूँ ना कि समझ ही नहीं पाता हूँ। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा लॉन्ग होगा, देख लेना। ये आपको 4 नंबर दे करके जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवधारणा है, जिसका उद्योग वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना है, एक बैलेंस फॉर्म में आगे बढ़ाना है। सतत विकास का सबसे पहला 1987 में ब्रेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में परिभाषित किया गया था। इस अवधारणा के प्रमुख बिंदु है क्या, संतुलन बनाना, है ना, बैलेंसिंग करना। सतत विकास का मूल सिद्धांत वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन को स्थापित करना है। इसका मतलब है कि हम आज उपलब्ध संसाधनों जैसे पानी, जंगल, खनिज का उपयोग ऐसे करें कि भविष्य में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास भी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। इसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला क्या, आर्थिक स्थिरता, ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास लंबे समय तक बना रहे और धन का क्या हो, समान वितरण हो। फिर सामाजिक स्थिरता, समाज में समानता, समावेश और न्याय सुनिश्चित करना, जिससे सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल जाए। फिर पर्यावरण की स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, प्रदूषण को कम करना, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और जैव विविधता बनाए रखना, ये सारी चीजें दी गई है ना। फिर संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना, ये अंधाधुंध औद्योगिकरण और उपभोग के बजाय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर क्या करता है, बल देता है और कहता है कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपने विकास को क्या करना है, आगे बढ़ाना है ना। अब देखो वैश्विक लक्ष्य क्या दिए गए, तो संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए 2015 में 17 विकास लक्ष्य को परिभाषित किया था, है ना, जिसका उद्देश्य 2030 तक गरीबी समाप्त करना, भूखमरी मिटाना, स्वच्छ ऊर्जा दिलाना। संक्षेप में सतत विकास एक ऐसी जीवन शैली का और विकास को परिभाषित करता है जो पृथ्वी की वहन क्षमता का सम्मान करती है और आने वाली पीढ़ी को क्या करती है, एक स्वस्थ और समृद्ध ग्रह प्रदान करती है। ठीक है, चलो अब यहाँ से आपका आता है क्या, आपदा प्रबंधन। यहाँ से मेरे भाई आपका लास्ट जो खंड है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। इसमें मेरे भाई 29 से 32, 29, 30, 31, 32 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वाटर शेड प्रबंधन क्या है। वाटर शेड प्रबंधन क्या से पूछा जा रहा है, तो पढ़ लो। वाटर शेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसी जल संभर क्षेत्रों में भूमि और जल संसाधनों का सकुशल उपयोग करना है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, मिट्टी का कटाव रोकना, वर्षा जल संचयन करना, भूजल मतलब ग्राउंड लेवल जो वाटर है उसको बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करवाना। अगला क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होनी चाहिए या होती है। तो भैया क्या भूमिका होती है देख लो। तैयारी करना, स्थानीय आपदा योजना बनाना और जागरूकता फैलाना, बहुत अच्छी बात है। प्रतिक्रिया करना, पूर्व चेतावनी सूचनाएं पहुंचाना, बचाव कार्य और राहत शिविर को स्थापित करना। फिर समन्वय स्थापित करना, सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर के काम करना और लास्ट क्या है, पुनर्वास, नुकसान का आकलन करना और पुनर्निर्माण में सहायता करना। तो 4 पॉइंट होते हैं जो किसके लिए होते हैं, ग्राम पंचायतों के लिए होते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। भूस्खलन से आप लोग क्या समझते हैं, तो भूस्खलन लैंडस्लाइड होती है, कहां पर देखने मिलती है, पहाड़ी इलाकों में। कभी आप लोग जम्मू कश्मीर जाइएगा, आप सिक्किम जाइएगा, आप लद्दाख जाइएगा, आप हिमाचल जाइएगा, आप उत्तराखंड जाइएगा, वहां पर आपको लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलती है ना। जमीन का कटाव होना, बड़े बड़े जमीन के भूखंड होते क्या होते, कट करके गिर जाते हैं, उसी को हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। भूस्खलन से तात्पर्य पहाड़ी ढलानों या जमीन के बड़े हिस्से का अचानक नीचे की ओर खिसकना होता है। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, कैसी मेरे भाई, प्राकृतिक आपदा है, जिसमें चट्टाने, मिट्टी, ढलान, मलबे या कृत्रिम भराव गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, नीचे को गति करते हैं और खिसक जाते हैं। इसके कारण क्या होते हैं देख लो, तो भारी वर्षा पानी मिट्टी को ढीला करती है और भारी बना देती है। जहां कहीं भी भारी बारिश होगी वहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जब बरसात का मौसम हो तो पर्वतीय इलाकों में हमें ट्रेवल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। भूकंप, जमीन के हिलने से क्या होता है, अस्थिरता पैदा होती है और लैंडस्लाइड घटना देखने को मिलती है। फिर कभी कभी मानवीय गतिविधियां, हम लोग जो क्या करते हैं, बड़े बड़े पुल बनाते हैं, है ना, निर्माण कार्य करते हैं, उससे भी क्या होता है, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं, है ना। संचय में भूगलन ढलान के अस्थिर होने और होने वाली जमीन की गति है जो जान माल का क्या करती है, भारी नुकसान भी
करती है। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन क्या है, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले, भूकंप प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों का वर्णन करना। लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, क्या कह रहा है, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 कारण। भैया क्या हो जाएगा, भूकंप निरोधी निर्माण करना, इमारतों को सुरक्षित इंजीनियरिंग मानकों बनाना। सबसे पहले क्या करना, जहां पर भी भूकंप की चेतावनी वहां घर ऐसे बनाओ जो कि पहले से डिसाइड किए जा रहे हो कि भैया इतने फ्लोर के होंगे और ऐसे बनाए जाएंगे, है ना। प्रारंभिक चेतावनी, लोगों को सुरक्षित होने के लिए कुछ सेकंड का समय देने वाले एक सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। जैसे कि आप जापान देखिए, जापान में कभी भी अगर भूकंप आता है ना तो उसके पहले अलार्म बज जाता है। इसका मतलब वहां की टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर है, बहुत अच्छी है ना। अवेयरनेस फैलाना, नियमित अभ्यास और सुरक्षा उपाय, जैसे झुकना, है ना, क्या करना, किसको पकड़ना हिसाब से, ठीक है। और भूमि उपयोग योजना, जोखिम वाले क्षेत्रों में क्या करना, बुनियादी ढांचे बनाने बचना। मतलब जहां पर भी ज्यादा क्या बोलते हैं जोखिम है, वहां पर बड़े बड़े हमें क्या बोलते हैं इमारतें नहीं बनानी चाहिए, है ना। मतलब संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हमें क्या बोलते हैं जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना चाहिए, ना कि हमें अपने अकॉर्डिंग उनको ढालना चाहिए ना, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं वो कभी भी हो सकती हैं। तो हमें ऐसी अवेयरनेस फैलाना है कि हम उसमें कम से कम जान माल में नुकसान हमें देखने को प्राप्त हो। ठीक है, कुछ और भी है नहीं, ठीक भैया। तो भैया यहाँ से था आप लोग का ये पूरा जो बिहार ने आपका पेपर डेवलप किया था, एक मॉडल पे बनाया था, उसको मैंने सोल्यूशन आपको दिया है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। उम्मीद करूंगा ये आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा। और बेटा जैसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, वैसे ही मैं आपको बिहार अभय बैच में पढ़ा रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट टॉपर का एक सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। तो अभी तक वो बच्चे जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, फटाफट से हमसे जुड़ें और अपनी परीक्षा की तैयारी पे 4 चांद लगाएं। विश्वास करिएगा, मैं जैसा आप लोग को आज यहाँ करा रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपने अभय बैच के बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ, है ना। वो सारे क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको वहां पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हर तरीके से आपकी सहायता का हमने सोचा हुआ है कि इस साल हमको बिहार के बच्चों को क्या करना है, स्टेट टॉपर बनाना है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, हम आपके साथ और लंबी दूरी तक की यात्रा करेंगे, जीवन को आसान बनाएंगे और इस साल आपको टॉपर बनाएंगे। पुनः मुलाकात करूंगा एक नए विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और लगातार पेपर की तैयारी करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।